आप यहाँ सभी अतिथि साथ हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आगे आ जाओ। आज 20 अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला भारतीय ज्ञान परंपरा कल, आज और कल के 10वें दिन के 14वें सत्र में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल एक शैक्षणिक ढांचा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, दार्शनिक दृष्टिकोण तथा जीवन मूल्यों की सामूहिक अभिव्यक्ति है। यह परंपरा न केवल हमारे अतीत की पहचान है, बल्कि वर्तमान का प्रकाश और भविष्य का मार्गदर्शक भी है। जैसा कि हमारी कार्यशाला का विषय भी है कल, आज और कल। निश्चित रूप से आज के इस सत्र के बाद हम अपने ज्ञान में अवश्य कुछ नया जोड़ेंगे। आइए इस सत्र की शुभारंभ करते हैं। आज की जो हमारे अतिथि हैं उनका एक छोटा सा परिचय दे देते हैं। आज के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ हैं प्रोफेसर पूनम सिंह मैम, प्राचार्य वैकुंठ देवी कन्या महाविद्यालय। विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव सर, विभाग अध्यक्ष विभाग KRPG कॉलेज मथुरा से। डॉक्टर छगन लाल जी, विभाग अध्यक्ष संस्कृत विभाग RDS कॉलेज। डॉक्टर हिमांशु तिवारी जी, KRPG कॉलेज मथुरा से हैं। और इन्हीं के साथ एक ऑनलाइन कोर्स से हमारे साथ वक्ता जुड़ेंगे प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर। भारतीय परंपरा के में अतिथियों का स्वागत और सम्मान एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है। उन्हीं का अनुसरण करते हुए आज हम अपने सारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। सर बताओ, आज की अध्यक्ष प्रोफेसर पूनम सिंह मैम के स्वागत के लिए हम डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर वर्षा मैम को आमंत्रित करते हैं। आइए उनका स्वागत करें। प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव सर के स्वागत के लिए हम बुलाते हैं डॉक्टर अमित कुमार सर और उपेंद्र सर को। आइए उनका स्वागत करें। तालियां बजाइए। डॉक्टर छगन लाल सर के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं कार्त, हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, और आरिफ जी है सभागार, आप आए सबका स्वागत करें। तालियां बजाते हुए स्वागत है। डॉक्टर हिमांशु तिवारी सर के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर के सर और अंगद सर को। तो आइए और स्वागत करें। तालियां बजाओ, स्वागत हो रहा है।
स्वागत प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, गणित, संगीत तथा संस्कृति जैसी अद्वितीय विरासत समाहित है। इसी ज्ञान परंपरा के विविध आयामों को आज हमारे वक्ता अपने विचार में प्रस्तुत करेंगे और हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे। मंच पर विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु तिवारी सर। एक छोटे से परिचय के साथ सबको उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगे। सर KRPG कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर सर। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भारत बोर्ड तथा भारतीय ज्ञान परंपरा पर अपनी PhD पूरी की है। लगभग 35 लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। भारतीय ज्ञान परिषद के सक्रिय सदस्य हैं सर। इसके अतिरिक्त आप कई साहित्यिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। सर सम्मान हम आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित आदरणीय मंच पर उपस्थित इस सत्र की अध्यक्षता कर रही वैकुंठी देवी के प्राचार्य आदरणीय पूनम मैम और हमारे अग्रज तुल्य क्या कहें तो अग्रज साथ में कार्यरत किशोरी रमन कॉलेज में साथ में ही संजीव सर जिनका स्नेह जिनका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहता है। मंच पर उपस्थित छगनलाल सर और अभी हमसे आभासी रूप से जितेंद्र सर सिग्नल से जुड़ेंगे, वो उपस्थित नहीं है, फिर भी उपस्थित ना होकर भी हम लोगों का उनसे ऐसा संबंध है कि वो हमारे बीच में है। ऐसे आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव सर तथा इस पूरे कार्यक्रम की संकल्पना करने वाले इस भारतीय ज्ञान परंपरा आज कल और आज के सूत्रधार तथा हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले और हमेशा स्नेह प्रदान करने वाले तथा यह मंच हम लोगों को प्रदान करने वाले आदरणीय प्रदीप श्रीधर सर तथा सभागार में उपस्थित समस्त कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागीगण, शिक्षकगण तथा विद्वज्जन। ये भारतीय ज्ञान परंपरा आज कल और आज पर आयोजित कार्यशाला एक बहुत ही समीचीन विषय है चर्चा के लिए तथा भारतीय ज्ञान परंपरा आज जरूरी क्यों है, भारत के बारे में हमें जानना जरूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इन सारी चीजों के लिए ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है ये बहुत ही नितांत और समसामयिक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जब हम बात करते हैं तो चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान समय में प्रासंगिक इसलिए है, उस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मूल बोध है, मूल भाव बोध है, वो नैतिक मूल्यों पर बल देना है तथा मूल्य आधारित जीवन की बात करना है। और जितनी भी ज्ञान परंपराएं हैं, चाहे पाश्चात्य की ज्ञान परंपरा की बात हम करें तो बहुत सारी जो ज्ञान परंपराएं हैं वहां पर भोगवादिता को बल दिया जाता है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा त्याग पूर्वक भोग की बात करती है, उस भोग पर बल देती है, ऐसे जीवन पर बल देती है जो कि नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। इसलिए जब हम आपाधापी रूपी जीवन में आज भौतिक संसार में जब व्यक्ति भौतिक रूप से तो बहुत ज्यादा सुख समृद्धि पूर्ण जीवन जी रहा है, परंतु आत्मिक रूप से उसमें संतोष का भाव नहीं है, सुख का भाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार करना, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि तथा उसके बहुआयामी फलक की अगर हम बात करते हैं तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसका बहुआयामी फलक है। हम एक अंधा अनुकरण में, पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण में उस संस्कृति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उस संस्कृति
की चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, पाश्चात्य की बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमें अपनी ज्ञान परंपरा के बारे में, अपनी चीजों के बारे में बताया नहीं गया है। परंतु अगर हम विचार करें, हम जो है अपनी ज्ञान परंपरा के बारे में समझ विकसित करना चाहें, तो हमें यह ज्ञात होगा कि हमारी ज्ञान परंपरा प्राचीन समय से ही समृद्ध रही है। ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा ने स्पर्श किया है। अब इसी प्रकार से जैसे कि हम भाषा के तौर पर अगर देखें तो अंग्रेजी भाषा बोलने में हम बहुत ज्यादा गर्व की अनुभूति करते हैं। इतना ज्यादा अंधा अनुकरण की प्रवृत्ति हमारे अंदर घर कर गई है, बैठ गई है कि भारत का चाहे वेशभूषा का कल्चर हो, चाहे बोलचाल का कल्चर हो, चाहे खान पान की संस्कृति हो, सारी संस्कृतियां आज विलोपन की स्थिति में। भारतीय कोई भी संस्कृति है वो वहाँ की जलवायु पर बहुत ज्यादा आधारित होती है। भारत की जलवायु ऐसी है जहाँ पर क्या कहते हैं, पहनावे के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर धोती कुर्ता और ये सारी वेशभूषा पहनावे के तौर पर आती है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो मौसम यहाँ का गर्म है। तथा पाश्चात्य देशों में जो वेशभूषा का है वहाँ पर हम सूट पहनते हैं या कोट पैंट, ये सारी चीजें पहनी जाती हैं क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा है। वहाँ टाई इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा है कि जिससे हवा न जाए। लेकिन अंधा अनुकरण की प्रवृत्ति हमारे अंदर इतनी ज्यादा है कि हम उस वेशभूषा को ज्यादा उच्चतर मानते हैं। यहाँ भले ही खूब गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन हम कोट पैंट पहनकर जाते हैं। तो ये जो अंधा अनुकरण किया, जैसे वार्म वेलकम की बात है, वहां पर अगर किसी का हम स्वागत कर रहे हैं तो पाश्चात्य संस्कृति में ये है कि रेड कारपेट बिछाई जाती है। रेड कारपेट एक तरीके से मानसिक सूचक होता है गर्मी का, तो इसलिए पाश्चात्य देशों में रेड कारपेट यूज की जाती है। भारतीय संस्कृति की जो ज्ञान परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति में हमेशा से पलक पावड़े बिछाए जाते हैं जो कि ठंडक का सूचक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पलक पावड़े बिछाए जाते थे स्वागत की परंपरा में। लेकिन हम अपनी संस्कृति के प्रति इतना ज्यादा हीनता बोध, इतना ज्यादा हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी ज्ञान परंपरा को, इन सभी को भूल करके हम पाश्चात्य कल्चर की ओर तथा उसको अपना रहे हैं तथा उस पर उसके प्रति हम गर्व की अनुभूति करते हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा आज के समय में उस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। महर्षि शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ सभी मिलकर विचारें, आओ अभी मिलकर विचारें, ये समस्याएं सभी। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की कुछ बातें, जो कि बहुत सारी बातें इतने दिनों में बहुत सारी चर्चा पर चर्चा हुई होगी, बहुत सारे आयामों पर चर्चा हुई होगी, चाहे वो ज्ञान परंपरा का बहुआयामी फलक है, चाहे योग है, दर्शन है, और उसके साथ में साहित्य है, जो शास्त्रों की बात होती है, वैमानिकी शास्त्र है, जो उत्पत्ति की बात होती है, दशावतार के रूप में जो है मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारी चीजों की बात, 64 कलाएं हैं, योग, ये सारी बातें भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुआयामी फलक को निर्दिष्ट करती है। चाहे चिकित्सा की परंपरा हो, योग की परंपरा हो, हम लोग के खान पान में, इन सारी चीजों में ये बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो कि हमारे जीवन को, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि हमें मास के अनुसार कैसे कैसे क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें वर्जित नहीं खानी चाहिए, क्या चीजें वर्जनीय है। तो ये सारी चीजें, अणु परमाणु, इन सारी चीज की चर्चा, काल गणना की चर्चा, जैसे कि बताया जाता है कि किस प्रकार से कब ग्रहण लगने वाला है, सारी चीजें आजकल जो है वैज्ञानिक रूप में उससे देख करके, लेकिन पहले भी ये सारी चीजें होती रही हैं, चाहे भौगोलिक रूप से पूरे इस पृथ्वी की खोज करना कि कैसे कहाँ पर चीजें हैं, वो सब भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मिलती है। सप्तद्वीप सागर मेघला, ये सारी बातें। दूसरी चीज, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सबसे मूल मंत्र है वो है कि वो मूल्यों पर बल देती है, मानवतावाद की प्रतिष्ठा करती है। दो प्रकार के टर्म यूज होते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के लिए मानववाद और भारतीय संस्कृति के लिए मानवतावाद। तो मानववाद क्या है कि मानववाद को और मानव के सुख पर जोर देता है। मानववाद के अंतर्गत जो मनुष्य का जीवन है, भौतिक जीवन है, वो सुख समृद्धि पूर्ण होना चाहिए, बल्कि जो भारतीय संस्कृति है वो
मनुष्यतर जगत की भी बात करती है, मनुष्यतर जगत पर भी बल देती है। हम अपना जीवन अच्छे से जिए, लेकिन मनुष्य के अलावा जो प्रकृति है, जो पशु हैं, पक्षी हैं, सबके प्रति सहज भाव रखना भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसका मूल हेतु है। इसीलिए प्रकृति से हमारे जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसमें प्रकृति से बहुत गहराई से, बहुत नजदीकी से संबंध रखा गया है। चाहे बिल्ली को मौसी कहना हो, या देवी देवताओं के अवतार के रूप में ही आप ले लीजिए, तो आप देखेंगे तो कुत्ते को भी काल भैरव का वो माना जाता है, हाथी को किसी गणेश का अवतार माना जाता है, गणेश जी से उनका संबंध है। उसके साथ में आप देखेंगे तो गाय को माता माना जाता है, या बैल है उसको भोलेनाथ की सवारी मानी जाती है। तो मतलब ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये चीजें मानी जाती है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक तरीके से चीजें रखी गई हैं कि हम किस तरीके से मनुष्यतर जगत से भी तादाद में स्थापित कर सके, उससे हम किस तरीके से मानवतावाद की भावना के साथ उसका भी कल्याण कर सके, हम उससे उतना ही भोग करें जितना कि हमें आवश्यकता है। आजकल प्रकृति में हम देखते हैं पर्यावरण का संकट है, सारी चीजों का संकट है, तो पर्यावरण के लिए हम अपने सुख के लिए हम दोहन करते चले जा रहे हैं, अंधाधुंध दोहन करते चले जा रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा यही सिखाती है कि हमें उतना ही दोहन करना चाहिए जितना कि हमारे लिए सही है। हमें अपनी भोग की अतिवादिता के लिए बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण, पर्यावरण की बात जब होती है, पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो सबसे विशिष्ट बात है वो भावबोध की बात है। हमारे अंदर जिस दिन ये भावबोध विकसित हो जाएगा कि हमारे अलावा भी और भी चीजें हैं, उस दिन हम अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को, अपनी ज्ञान परंपरा को सहेज कर रख सकते हैं। एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में एक वर्णन आता है, उस वर्णन के माध्यम से पर्यावरण से मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जब शकुंतला विदा होती हैं, तो जाते वक्त शकुंतला अपनी सखियों से ये कह करके जाती हैं कि अब मैं जा रही हूँ, लेकिन इन लताओं को, इन वृक्षों को पानी पिलाते रहना। जो यहाँ पर शब्द यूज किया है, पानी पिलाते रहना, पानी पिलाया जाता है। अगर ऐसे हम देखें तो हमारे घर पर कोई आता है तो हम कहते हैं पानी पिला दो उसको। वृक्षों के लिए हम टर्म यूज करते हैं सींच दो, तो वृक्षों के लिए सींचना प्रयोग किया जाता है। पानी पिलाना एक तरीके से जो जिसको हम चैतन्य मानते हैं, जो हमारे मनुष्यों के लिए एक तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये जब भावबोध आ जाएगा कि हम वृक्षों को भी पानी पिलाएंगे, तब फिर हम उनका संरक्षण करेंगे, हम उनके प्रति क्या कहते हैं लगाव रखेंगे। और जिस दिन ये भावबोध आ जाएगा, उस दिन हम अपने आप को सुंदर बना लेंगे, इस सृष्टि को सुंदर बना लेंगे। बहुत सारी चर्चा पर चर्चा हुई है, बहुत बातें कहने का है नहीं, क्योंकि इतने दिन में सर ने इतना मतलब बृहद आयोजन किया। इस बृहद आयोजन में बहुत सारे विद्वान आए और उन्होंने हर पक्ष पर अपनी बातें रखी, सारी चीज। बस हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि हम किस तरीके, जिस चीज को मतलब जिस नैरेटिव में हम हैं कि हमारी संस्कृति कुछ नहीं है, हमारी ज्ञान परंपरा कुछ नहीं है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर ज्ञान परंपरा हमारी है क्या। यहाँ तक कि मॉडर्निटी की बात होती है, आधुनिकता की बात होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसी है कि जिसमें हम आधुनिक नहीं बन सकते, हम उसी पुरातन परंपरा को, उसी पुरातन रूढ़ियों को हम क्यों जो है लेकर के चलें, तो हम आधुनिक कैसे बन सकते हैं। हम अपनी ज्ञान संस्कृति के माध्यम से हम कैसे आगे जा सकते हैं, हम उसका एक दो उदाहरण थोड़ा सा देंगे, उसके बाद में अपनी बात समाप्त करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त हैं, हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने जो है लिखा है, जैसे आजकल सरकारें उस पर स्वदेशी पर बल देती हैं, इन सारी चीजों पर, जिसकी संकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। अब जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसको जोर शोर से, इसके लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरीके के तमाम प्रोग्राम शुरू किए, कार्यक्रम शुरू किए। तो क्योंकि परंपरा का मतलब ये भी मत सोचिएगा, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं तो बहुत से सबका दिमाग जाकर के सीधा वैदिक काल पे या ऋग्वेद पे अटक जाता है, क्योंकि परंपरा एक सतत प्रवाह है।
वो ऋग्वेद उसका मूल है, वहां से वो शुरू हुआ, वैदिक युग से वो शुरू हुआ, वेद उसका मूल है, लेकिन वो आज तक चलता आ रहा है। तो जब हम परंपरा की बात करते हैं तो ऋग्वेद से लेकर के आज तक जो कुछ भी लिखा जा रहा है भारतीयों द्वारा, वो सब भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आता है। तो मैथिली शरण गुप्त 1912 में जब भारत भारती लिखते हैं, उस समय लिखते हैं, हा देश का उपकार करना अब तुम्हें कब आएगा, विद्या कला कौशल बढ़ाओ धन स्वयं बढ़ जाएगा। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में विद्या की बात कर रहे हैं, विद्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कला बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कौशल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्किल इंडिया जो 2014 में स्किल इंडिया मोदी सरकार लाती है, उस स्किल इंडिया की बात मैथिली शरण गुप्त उस समय के 100 साल पहले कह रहे हैं। और एक लाइन है, कहते हैं मैथिली शरण गुप्त, जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, वो मेड इनके बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं। तो मतलब ये जो मेड इन इंडिया टर्म यूज किया है मैथिली शरण गुप्त ने, वो मेड इन इंडिया को थोड़ा सा परिवर्तित करके मेक इन इंडिया हुआ है 2014 में। आप कल्पना करिए कि 2014 में मेक इन इंडिया आता है, और अगर यही मेक इन इंडिया या स्वतंत्रता के बाद भी आया होता तो भारत की स्थिति क्या होती। भारत आज मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्र में कितने आगे बढ़ चुका होता। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय साहित्य का अनुशीलन बहुत ही आवश्यक है। और जब हम उसका अनुशीलन करेंगे तो उसमें से बातें निकल के बैठ के आएंगी, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम अपनी अंतर्दृष्टि को नहीं विकसित करेंगे, जब तक हम अपने साहित्य को पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे ज्ञान परंपरा को, तब तक चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। इसलिए हमें इस हीनता बोध से बाहर निकलना है कि हम जो है, इस हीनता बोध से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है कि हम बहुत ही ज्यादा, हमारी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो पुरातन है, वो रूढ़ियों से भरी हुई है। भारतीय संस्कृति में, परंपरा में जो भी चीजें लाई गई हैं, वो हमारे जीवन से जोड़ करके लाई गई हैं, हमारा जीवन अच्छा बने तथा हम अपने अतिरिक्त भी और लोगों को देखें। व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा कराती है। अपने कल्याण, मतलब अपने कल्याण के साथ में जगत के कल्याण की बात करती है, अपने तक ही सीमित नहीं रखती है। इसलिए बस एक और छोटी सी कहानी के माध्यम से, क्योंकि बाकी चर्चा पर चर्चा तो बहुत सारी है, उसमें तो बहुत वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, चिकित्सा शास्त्र, सब बहुत सारी चीजें हैं। बस एक क्या कर सकती है भारतीय ज्ञान परंपरा, जो मैं सोचता हूँ, तो एक चीफ की दावत कहानी है, मुझे वो कहानी याद आती है कि उसमें एक रहते हैं चीफ साहब, तो उनकी क्या कहते हैं, उनका जो बॉस रहता है वो कोई अंग्रेजी रहता है। तो उनके घर में पार्टी वार्टी होनी होती है, वो आता है, जो अब उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो चीफ उनका आता है, रंगनाथ क्या कुछ भी नाम मान लीजिए, रख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। तो उनके घर में जब वो आता है तो वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं, विस्की परोसते हैं, और मतलब पाश्चात्य संस्कृति का जो एलीट कल्चर है उसके माध्यम से वो उनको सम्मोहित करने का प्रयास करते हैं, तरह तरह की चीजें। वो इसके लिए जो उनकी माँ रहती हैं, उस व्यक्ति की जो माँ रहती हैं, उनको वो किसी दूसरे के यहाँ भेज देते हैं, किसी दूसरे कमरे में उनको रख देते हैं कि वही कहीं वो खर्राटे ना लेने लगे, या कहीं हमारी माँ को देख करके वो जो है बॉस हमारा प्रमोशन ना रोक दे। तो बाद में वो बॉस उनका आता है और वो सारी चीजें जो चलती रहती हैं, ड्रिंक्स चलती हैं, सब कुछ चलती है। अंत में जब वो जाता है तो उनकी माँ को देखता है और देख करके वहां पर अटक जाता है। उनकी माँ खर्राटा ले रही होती है, वो पूछता है कि ये कौन है, तो ये होता है ये उनकी माँ है। और फिर उसके बाद में बातचीत चलती है, सारी चीजें। तो उनसे उनकी एक फुलकारी, वो फुलकारी बनाती है, एक होता है उत्पाद होता है जो कि पंजाब में बनाया जाता है, तो वो फुलकारी बनाती रहती है। उनकी फुलकारी जब देखते हैं वो, तो कहते हैं कि ये किसने बनाया, तो होता है कि हमारी माँ ने बनाया। वो फुलकारी उस अंग्रेज को बहुत ज्यादा पसंद आती है और फिर वो अपने लिए फुलकारी बनाने की बात करता है उसकी माँ से कि हमारे लिए फुलकारी बना देना, और इसके साथ में
जो उनके द्वारा गाया हुआ गीत होता है वो सुनता है और उससे वो बहुत प्रभावित होता है, उस फुलकारी से और उस गीत से, और उस व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि वो माँ एक तरीके से प्रतीक रूप में भारतीय ज्ञान संस्कृति परंपरा है, जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं, जिसको हम छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। और सच ये है कि जिस दिन हम उस परंपरा को, उस संस्कृति को जान जाएंगे, वो हमें सारे झंझावातों से, सारे द्वंद्वों से ऊपर उठा करके हमारा कल्याण करेगी, हमको जो है आगे बढ़ाने, आगे उच्च शिखर पर जो है जीवन के लेकर के जाएगी। चाहे जैसा भी आनंद हो, चाहे आत्मिक आनंद हो, चाहे फिर भौतिक आनंद हो, हर प्रकार के सुख को, ऐश्वर्य को, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन भारतीय संस्कृति है। क्योंकि यह मूल्यों पर बल देती है, यह आत्मिक चेतना पर बल देती है। रामायणी में लिखते हैं, प्रसाद जी लिखते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कि इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। वहां पर श्रद्धा और मनु के मिलन की बात की गई है। लेकिन हम उस पंक्तियों को अगर लौकिक जगत पर अप्लाई करें तो जब तक आप ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इन तीनों को एक बिंदु पर नहीं लाएंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। अगर आपको लौकिक जगत में भी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको ज्ञान, क्रिया, इच्छा, इन तीनों को एक जगह पर रखना होगा। तो इस प्रकार से हमें अपने भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने परंपरा के प्रति, अपने ज्ञान परंपरा के प्रति किसी भी प्रकार की हीनता बोध को विकसित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको सोचने, समझने तथा उसको आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है। उस पर गर्व और गौरव की अनुभूति करने की जरूरत है। तब हम हर तरीके की सुख, सुविधा, ऐश्वर्य इन सबसे परिपूर्ण हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर का वक्तव्य बहुत ज्ञानवर्धक रहा। सर ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा या अपने ज्ञान का ज्ञात ना होने के कारण जो आज की जनरेशन है वो सब पाश्चात्य सभ्यता की ओर अधिक प्रभावित हो रही है। चाहे वह वेशभूषा हो, भोजन हो या हमारी जीवन शैली हो। सर हमें अपने वक्तव्य के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे थे कि हमें अपने पुरातन जो ज्ञान है उसकी ओर एक बार दृष्टि डालनी चाहिए और उसका विस्तार करना चाहिए, साथ में उसका अनुसरण भी करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर। सर का एक संक्षिप्त परिचय देते हैं, फिर उसके बाद सर को आमंत्रित करेंगे। आप इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के हिंदी के प्रोफेसर हैं। सर पूर्व में इग्नू के कुलसचिव तथा पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा प्रबंधन विद्यापीठ के निदेशक रह चुके हैं। वर्तमान में इग्नू के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक पद पर आसीन हैं। आपने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य भी किया है, जैसे कहानी, कविता, आलोचना। मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य पर आपने विशेष कार्य किया है। गोदान, रंगभूमि और धूप सौंधी जैसी पुस्तकों पुनः प्रस्तुति के लिए आपने उनकी संक्षिप्त भूमिकाएं लिखी। आपकी कविताओं का अंग्रेजी, मंदारिन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। अब तक आपकी कहानी है जिसके लिए आपको भारत भूषण अवार्ड सम्मान भी प्राप्त हुआ है। हिंदी इसी के साथ आलोचना के लिए भी देवी शंकर अवस्थी सम्मान, हिंदी अकेडमी दिल्ली द्वारा कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा रामचंद्र शुक्ल तथा विजय देव नारायण साहित्य पुरस्कार आदि कई सम्मानों से आपको नमस्कृत किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है सर। ऐसे मेधावी व्यक्तित्व को हम आदर और सम्मान के साथ अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं। सर आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं सर। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका। आदरणीय प्रोफेसर श्रीधर जी, मंच पर उपस्थित अन्य वक्तागण, देवियों, सज्जनों और मित्रों,
बहुत सुखद है। कितनी देर बोलना है मुझे ये बताने पहले? 20 से 25 मिनट है आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जानना सबसे जरूरी होता है कि कितनी देर बोलना है। तो सबको नमस्कार, अभिवादन आप सबका। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बधाई कि उन्होंने एक बहुत सुनियोजित कार्यक्रम आयोजित किया है, बल्कि एक वर्कशॉप कार्यशाला आयोजित की है और लगातार इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में चीजें आती रहती हैं, तो अच्छा लगता है कि इस प्रसंग पर बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है और होनी चाहिए। मैं हिमांशु को सुन रहा था, वो अच्छा बोल रहे थे। अन्य लोगों की बातें भी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कुछ आई हैं कि कौन क्या कह रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा और उसको हिंदी से हम जब जोड़ते हैं, खासकर हिंदी साहित्य के संदर्भ में, हम लोग हिंदी के लोग हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े लोग हैं, तो किस तरह से हम देख पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे साहित्य में अंतर्निहित रही है और लगातार वो ऐसे हिंदी साहित्य के विकास में अपना योगदान देती रही है। सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि ज्ञान, जैसे हम कहते हैं, ज्ञान का मतलब क्या? देखिए, ज्ञान का एक सीधा मामला यह मान लिया जाता है कि ज्ञान वह है जिससे हम बहुत सारे भौतिक संसाधन इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हम बहुत सारी भौतिक सफलताएं अर्जित कर लेते हैं। निश्चित तौर पर ज्ञान का एक हिस्सा वह है, लेकिन ज्ञान का जो दूसरा हिस्सा है वह आध्यात्मिक विकास का हिस्सा भी है, वह सामाजिक विकास का हिस्सा है, पारिवारिक विकास का भी हिस्सा है। तो ज्ञान का जो एक अनुशासन है उसे एकांगी रूप से हमें नहीं देखना चाहिए। यह एक बहुत जरूरी चीज है, जब भी हम चर्चा करें देखना चाहिए। अक्सर हम लोग विज्ञान से जुड़े ज्ञान को ही ज्ञान मानते रहे हैं। जो कुछ भी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके विकास को ही हम ज्ञान मानते रहे। निश्चित तौर पर वो ज्ञान है, उसने मनुष्यता को बल दिया है भौतिक संसाधन के रूप में, लेकिन सिर्फ भौतिक संसाधनों से ही जीवन नहीं चला करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है। अक्सर मैं कहता भी हूँ कि विज्ञान तन की औषधि है और साहित्य मन की औषधि है। विज्ञान मन की औषधि नहीं बन पाता कभी, वो आपका मन नहीं ठीक कर सकता। साहित्य और कलाएं यह काम करती हैं। एक प्रसंग आपको बताता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात हो गई, धीरे धीरे 15 वर्ष से अधिक का समय, 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष का समय होने को आया। मैं बनारस की यात्रा में था और ट्रेन में जहां मैं था, मेरे सामने की बर्थ पर पुराना जो चेकोस्लोवाकिया था, चेक के कुछ लोग थे और कुछ स्लोवाक के लोग, वो बनारस जा रहे थे। बातचीत शुरू हो गई। वो लोग भारत में कुछ नौकरी कर रहे थे, दिल्ली के आसपास या जहां भी कर रहे, लेकिन बनारस खास उद्देश्य से जा रहे थे। मैंने पूछा तो उन्होंने कबीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम कबीर की जगह देखना चाहते हैं। हमने कहा क्यों? तो उन लोगों ने कहा कि उनके वहां जो मिस्टिसिज्म है, जो रहस्यवाद है, जो आध्यात्मिकता है, हम उससे बहुत प्रभावित हैं, गहरा प्रभाव है हमारे मन पर उसका। मुझे बहुत अच्छा लगा। यह जो आध्यात्मिकता है, यह जो कबीर के साहित्य में भारतीयता है, जो रहस्यवाद है, यह भी ज्ञान परंपरा है, यह भी ज्ञान है। यह वह ज्ञान परंपरा है जो वैश्विक धरातल पर मनुष्यों को जोड़ देती है। हमारे, आप देखेंगे कि जो भौतिक संसाधनों की प्रगति है वो कई बार विभाजित करती है, वो कई बार बांटती है। हम एक नहीं हो पाते, हमारी एकाग्रता नहीं बनती, संस्कृतियों के बीच भी एकाग्रता नहीं बनते, एकात्मकता नहीं बन पाती है। लेकिन यह जो विकास है आध्यात्मिकता का, यह जो रास्ता है, यह कई बार अलग अलग संस्कृतियों को भी जोड़ लेने का काम करती है। नवजागरण का प्रसंग अक्सर आता है अपने वहां। नवजागरण के बारे में जब देखेंगे, विचार करेंगे, तो देखना चाहिए कि नवजागरण में सब कुछ बाहर से नहीं आया था। अक्सर होता है कि नवजागरण में ये चीज पश्चिम से आई, ये चीज पश्चिम से आई। आने में कोई बुराई नहीं है। भारत तो इस मामले में बहुत उदार रहा। कभी भी भारत ने अच्छे ज्ञान का अनादर नहीं किया। अगर कोई श्रेष्ठ ज्ञान कहीं भी रहा हो, भारत ने अनादर नहीं किया है उसका। लेकिन बहुत कुछ नवजागरण में ऐसा है जो भारतीय परंपरा से निश्चित है। हमारे अपने आर्ष ग्रंथों में जो चीजें रही हैं
स्त्री जीवन को लेकर रही हो या तमाम अन्य प्रसंगों में लेकर रही हो, वो सब नवजागरण में आए। ये अलग बात है कि जब उन पर बात होती है तो बहुत कम लोग ये बता पाते हैं कि ये प्रसंग हमारे वहां रहा। सारी चीजें जयशंकर प्रसाद के अगर साहित्य को आप देखेंगे, वहां स्त्री मुक्ति की जो पूरी अवधारणा है वो पश्चिम से आई हुई अवधारणा नहीं है, वह हमारे अपनी ही भारतीय परंपरा से निश्चित मुक्ति की अवधारणा है। और वो बताती है कि स्त्री के साथ जो कुछ भी हो गया है, जितने बंधन आए, ये कालांतर की घटनाएं हैं। भारत की अपनी जो चिंतन धारा रही है, भारतीय चिंतन धारा रही है, उसमें स्त्री के लिए किसी भी प्रकार का इस तरह का बंधन जिसमें वो घुटन महसूस करे, इस तरह के बंधन का कोई प्रसंग नहीं रहा है। प्रसाद के साहित्य में आपको मिलेगा, अन्य जगहों पर भी मिलेगा। मैं आपको पुनः लोक साहित्य की ओर अगर ले चलूं, लोक साहित्य में अगर जाएंगे आप, हिंदी के ही लोक साहित्य में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि ज्ञान परंपरा की ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। मसलन आप भाग और भटरी को याद कीजिए। कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान के लोग, कृषि वैज्ञानिक घाघ और भटरी को अब भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखें घाघ की उक्तियों को देखें, घाघ की पंक्तियों को देखें और आप देखें कि किस तरह उसमें विज्ञान निहित है। वो बता सकते थे कि कब बारिश का मौसम आने वाला है, कब फसलें बोई जानी चाहिए, कब उनकी कटाई होनी चाहिए, कब मिट्टी तैयार होनी चाहिए। और ये सब साहित्य के भीतर है, ये सब साहित्य के फॉर्म, लिटरेचर के फॉर्म में है। ये सारी चीज कृषि विज्ञान का आरंभिक स्वरूप जिन चीजों से बनता है वो सब ये भारतीय ज्ञान परंपरा से निकला। पश्चिम की चीजें आई उसमें, लेकिन बहुत बात का मामला है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे वहां चिकित्सा विज्ञान का पूरा मामला देखिए ना। चिकित्सा विज्ञान को अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आयुर्वेद का पूरा प्रसंग आपको मिलेगा, आयुर्वेद की सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की चीज, पूरी दुनिया आयुर्वेद से प्रभावित है, आयुर्वेद की ओर टकटकी लगाकर देख रही है और लगातार उससे अपने जीवन को बेहतर बना रही है। यह आयुर्वेद भी भारतीय ज्ञान परंपरा की चीज है। हम पश्चिमी चिकित्सा की बात करते हैं, एलोपैथ की बात करते हैं, अच्छा है, लेकिन ये जो हमारी अपनी परंपरा की चीज है हमने उसको विस्मृत कर दिया, निकाल दिया। साहित्य में ये चीजें भी हैं, इनको भी देखने की जरूरत है, देखना चाहिए हमें। और लोक साहित्य में तो मतलब भरपूर मात्रा में ये चीजें भरी पड़ी हैं। तो जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें साहित्य के संदर्भ में, हिंदी के संदर्भ में, तो इसे जरूर देखना चाहिए। लोक साहित्य के प्रसंग को भी देखना चाहिए, नवजागरण के प्रसंग को पुनः देखने की जरूरत है। भक्ति साहित्य का पूरा, नवजागरण की हम बात करेंगे तो हमको देखना चाहिए। इसीलिए पुनर्जागरण की बात भी होती है नवजागरण की जगह पर, क्योंकि प्रथम जागरण जो है वो भक्ति आंदोलन को माना जाता है, भक्ति आंदोलन के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। अगर भक्ति आंदोलन के बारे में जाएंगे, भक्ति साहित्य के बारे में जाएंगे, तो ज्ञान परंपरा में अभी जो मैं निवेदन कर रहा था कि परिवार एक बड़ा मूल्य है, गुरु शिष्य का संबंध एक बड़ा मूल्य है, सामाजिक जो पूरा हमारा विन्यास है, सामाजिक विन्यास की जो मर्यादाएं हैं, वह भी ज्ञान परंपरा की चीज है। ज्ञान परंपरा कोई थोथी चीज नहीं है। जो मैं आरंभ में निवेदन कर रहा था कि सिर्फ भौतिक संसाधन देने वाली चीज ही ज्ञान परंपरा होगी, ये समझ खारिज की जानी चाहिए। ये समझ गलत समझ है, ठीक समझ नहीं है। तो दाम्पत्य का जो पूरी अवधारणा है, उसको क्या ज्ञान परंपरा से नहीं जोड़ेंगे? वह भी तुलसीदास के वहां देखें, आप तुलसीदास के पूरे साहित्य को देखें, वहां पर आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। कबीरदास के वहां देखें, आपको ये चीजें मिलेंगी। रैदास के वहां अगर आप देखें कि वो ज्ञान परंपरा में किस तरह आध्यात्मिकता का जो निवेश है, आध्यात्मिकता का निवेश किस तरह करते हैं और मन के चंगा होने की बात करते हैं, वो क्या है? ज्ञान परंपरा की ही चीज है। जब वो बेगमपुरा गांव की अवधारणा रखते हैं, एक ऐसे गांव की जहां कोई गम न हो, जहां कोई दुख न हो, यह जो पूरी अवधारणा है, और इस अवधारणा को राम राज्य की अवधारणा के साथ जोड़ करके देखिएगा। याद रखिए कि कार्ल मार्क्स के होने से, कार्ल मार्क्स के यूटोपिया के आने के बहुत पहले की बात है, इससे बहुत पहले की बात है। ये जो हमारे वहां ये अवधारणा आती है, वैज्ञानिक चेतना है कि एक ऐसा समाज जहां कोई वंचना न हो, जहां कोई दुख न हो,
जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां सब कुछ मतलब समान भाव से चलता हो। यह सामाजिक अवधारणा, यह सांस्कृतिक अवधारणा भारत में भक्ति काल में आ गई। भक्त कवियों ने यह अवधारणा हमें दी। यह ज्ञान परंपरा ही है। इसको आप ये ज्ञान और क्या चीज है। मैं जो कह रहा था कि अंतःकरण को प्रकाशित करना भी ज्ञान का मामला है, और जब अंतःकरण प्रकाशित होगा तो हमारा बाह्य स्वाभाविक रूप से प्रकाशित होगा। उसको कोई किनारे नहीं कर सकता, उसको कोई अंधकार। आप पुराना आइए तो सब वैसे ही है। अरे भाई, आप अपने अंतर्दृष्टि बदलने की कोशिश करिए। न्यूटन भी क्या एक बार पहली बार देखा था कि उसके सामने जो सेब गिरा था, दुनिया उससे पहले बहुत पहले देख रही थी, लेकिन न्यूटन ने ये काम क्यों किया, क्यों फॉर्मूला बना लिया? उसकी अंतर्दृष्टि, उसकी समझ विकसित हुई। मैं सच कह रहा हूँ, इस बात को आप प्रशंसा मात्र मत समझिएगा। मैं 20 to 30 डेज बिफोर, मतलब कुछ पहले, मैं 20-25 दिन पहले यहाँ आया था एक कार्यक्रम में संस्कृत के में, तो सर बस ऐसे ही बता रहे थे कि मैं ऐसे, तो वो एक शब्द मुझे मिल गया, के योग वित्तमा, अध्याय का, हाँ, एवं सततयुक्ता वाला जो वो है, तो मुझे कैसे मेरे दिमाग में उसको क्लिक करता रहा, के योग वित्तमा। मैंने उसका अर्थ क्या लिया, हु इज द मोर बेस्ट, हु इज द बेस्ट, हु इज द बेस्ट। अब बेस्ट वन मतलब आप किसी शब्द का कैसे अर्थ निकालते हैं, आपकी अंतर्दृष्टि कहां तक पहुंच पाती है, आप पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है भारत सरकार का और ऐसे गुरुजनों का यही एक मंतव्य रहा होगा कि चीजों को आपके समक्ष रखा जाए और आप उसको एक नई दृष्टि से देखें। बहुत अच्छी सी एक बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। सर थोड़ा सा हो जाए तो देखिए, हम जैसा कि सबने कहा है, भारत का जो ज्ञान परंपरा है वेदों से शुरुआत होती है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, ये भी सब मानते हैं। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हुए, 6 षडंग हुए जो कि वेदों को समझने के लिए उपयोग में आते हैं। मैं उन पर आऊंगा। उपनिषद हैं, तो वहां पर ज्ञान राशि की कोई कमी नहीं है। और मैं किसी एक विषय को भी मैं उठाऊंगा तो लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं वहां से आता हुआ आपको अपने विषय जो कि मैं भाषा व्याकरण का हूं वहां तक लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, भारतीय संस्कृति का क्या गजब, कितना हम समृद्ध थे। ईशावास्योपनिषद मोस्टली सब लोग थोड़ा भी पढ़े लिखे होते हैं, वो समझते हैं, है ना, और नाम भी सुनते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृह्णाति सुखम्। तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक भोग करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। हम त्याग पूर्वक भोग करते हैं, लेकिन हम नीचे नहीं है। देखिए, एक श्लोक आता है, हिरण्मयेन पात्रेण, और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की बात है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। थोड़ा हिंदी में बताता हूँ और हिंदी में समझ के फिर हम आगे चलेंगे। हे पूषण, पूषण सूर्य देवता से कह रहे हैं। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय का मतलब होता है सोना, सोने से युक्त पात्र से, अच्छा सोने के लिए अच्छा सोना होता है, उसकी चमक बड़ी गजब होती है ना। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य आपिहितम्, आपिहितम् बंद है, सत्य का मुख एक ऐसे चमकदार सोने के घड़े से ढका हुआ है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हे सूर्य देवता, आप उसको हटा दो। ये सामान्य अर्थ हुआ, समझ भी गए होंगे, लेकिन इसमें एक शब्द पकड़िए, सोने का घड़ा, हिरण्मयेन पात्रेण। अच्छा ठीक है साहब, ऐसा क्या है, सोने का घड़ा तो होता है, हो सकता है, दुनिया बना रही। ईशावास्योपनिषद का समय देखिए, आप गूगल करिएगा अभी की अभी, 3000 ईसा पूर्व के आसपास का समय। आप कोई भी शब्द कविता में उपयोग करते होंगे, कवि होंगे, कैसे भी घरों बोलते होंगे, जानते होंगे, परिचय होंगे, तभी उपयोग कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। कर सकता है कोई? किताब कह रहे तो किताब देखिए, तभी तो आप पढ़ कह रहे हैं। पुस्तक, लेखनी, गुरुजी, मैं जानता हूँ तभी तो गुरुजी कह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि 3000 ईसा पूर्व आपके पास सोने का कुछ घड़ा टाइप का कुछ तो था। अब भैया घड़ा था, घड़ा कैसे बना होगा? सोने का मतलब कोई ना कोई धातु तो रहा होगा। चलो सोना मत मानिए, स्वर्ण में मान लीजिए, स्वर्ण सदृश मान लीजिए। हम तो वैसे यही मानते हैं, क्योंकि संस्कृत के या तो उसके प्रति आस्था मान लीजिए, या फिर उसका हमने वैसा अर्थ किया है। और आप भी देखेंगे हिंदी साहित्य के सब लोग समझते हैं कि भाई हिरण्मय का मतलब होता है स्वर्ण। यदि आप उसी अर्थ को लेंगे, सोने का पात्र, और 3000 ईसा पूर्व लेंगे, तो आप सोचिए 3000 ईसा पूर्व के पात्र वैसे बन गया होगा, सोना के वैसे जैसे निकाल देंगे निकल जाएगा। कैसे निकला होगा बताइए?
मशीन्स होंगी अपने पास, डेफिनेटली समथिंग विल बी देयर टू डिग द, हाँ, खोदने के लिए कुछ तो होगा, है ना। मशीन होगी, इसका मतलब क्या, खोद लिया हो गया, सांद्रीकरण वगैरह सारी विज्ञान की विधियां भी होंगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, होंगी। अच्छा, फिर क्या उसको सांचों में ढाला होगा। तो कहने का मतलब है जो किरण एजेंसी अलानी भलानी सब वहां काम कर रही है आज है, मैं कहता हूं हमारे पास में पहले भी रही होंगी, लेकिन चूंकि हम अपने आप को न पहचान पाए और न ही समझ पाए, अपने साहित्य को नहीं समझ पाए, तो बस वही एक अंधानुकरण की दौड़ में कि भाई दे आर बेटर देन अदर्स, अस और दे आर द बेस्ट, इतना कह के चलो आगे, काम खत्म। हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है, हम बहुत समृद्ध रहे हैं और मुझे लगता है हम उसको समझ लेंगे और भी आगे जाएंगे लगातार। यद्यपि रास आते हैं, क्योंकि चक्र नैमि क्रमेण जो कालिदास ने कहा है, ऊपर गच्छति नीचे से चक्र नैमि क्रमेण, पहिया कैसे है समय का, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। हम उस समय समृद्ध रहे होंगे, शायद हम ज्यादा अपने आप पे भरोसा कर गए होंगे, फिर नीचे आए, अब फिर जा रहे हैं, फिर हम अपनी विरासत को समझ रहे हैं। इस तरह से हम किसी भी क्षेत्र में पीछे रहे ही नहीं, आप समझिए। मैं हर एक उस पर तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन चूंकि भाषा का विद्यार्थी हूँ और भाषा की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, आप ऐसे सोचिए, मैं इतना जैसे बोल रहा हूँ हिंदी भाषा आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा, मैडम ने परिचय दे दिया मेरा, और मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं कुछ काम कर रही हूँ, बड़े हंसने लग जाएंगे, है ना, क्या है यार, ना ठीक ठाक पढ़ा लिया, ऊपर ढंग से एक सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा, कि नहीं, हंसने लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे। मतलब व्याकरण भाषा का बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है। पहले तो आप ऐसे सोचिए कि भाषा है ही नहीं, है ना, सपोज ये भाषा होती ही नहीं, इदम अनंतम कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दावयम् ज्योति या संसारम दीप्यते, यदि शब्द नामक ज्योति इस दुनिया में नहीं होती तो क्या होता, आप कल्पना करिए। आज इतना जल्दी मैं बोले जा रहा हूँ, क्या बोल पाता, क्या आप समझ पाते, शब्द ना होता। अब उस शब्द को परिमार्जन करने वाले, भाई शब्द शुद्ध भी तो हो, तो उस समय आप कितना, आप सोचिएगा, मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूँ, मैंने ये कहा कि मैं भोजन कर रही हूँ और मैं गलत बोल गया यहाँ से, अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि ये ऐसा करो, कोई ऐसा नियम बना दो कि कोई गलती ही नहीं करे, मैं तो गलती कर गया, तो क्या करेंगे आप, नियम बनाएंगे। क्या नियम बनाएंगे, पुल्लिंग है तो रहा है, स्त्रीलिंग है तो रही है, ऐसे बनेगा। क्या भाषा केवल इतनी ही है, विशाल स्वरूप होता है भाषा का, हर चीज भाषा में, मतलब आप कल्पना करिए, हिंदी में क्या क्या नहीं होगा, इंग्लिश में क्या क्या नहीं होगा, संस्कृत में क्या नहीं होगा। कहने का आशय मेरा ये है कि किसी भी भाषा के लिए नियम तैयार करना सामान्य कार्य कि कितनी मेहनत की होगी किसी ने। अच्छा, नियम का भी क्या है, नियम केवल सेंटेंस मात्र नहीं है कि पुल्लिंग होगा तो ता आ जाएगा, स्त्रीलिंग होगा तो ती आ जाएगा ना, इतनी वैज्ञानिकता कि पूरा विश्व उस पर सलाम कर रहा है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत, क्योंकि उस समय बहुत भाषा अच्छी तरह से चलती थी, संस्कृत व्याकरण के निर्माता तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐन्द्रम चांद्रम काष्ठकृष्णम कौमारम शाकटायन, पाणिनि से पहले हजार तो नहीं, सैकड़ों व्याकरण है हो चुके हैं, उन्होंने व्याकरण का व्याकरण बनाई है। लेकिन पाणिनि क्योंकि बाद में हुए, देखिए ये हम सबसे भी बात जुड़ी हुई है, क्योंकि सब यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स हैं। पाणिनि एक बड़े क्लास रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने ऐन्द्र से भी कुछ लिया, सीखा, पढ़ा, चांद्र से भी सीखा, काश से भी सीखा, कृष्ण से भी सीखा, सीख करके और उन्होंने नियमों का एक ऐसा संक्षिप्तीकरण किया जिसे सूत्र बोलते हैं। पाणिनि का एक एक सूत्र कहीं भी आप छोड़ दीजिए, एक पठती शब्द रूप आप सीख गए तो लिखती, बदलती, गच्छति, धावति, पूरे शब्द से बना दो। और ये वर्णमाला शुरुआत में यदि भी कहते हैं कि भाई उन्होंने नृत्यावसानी नटराज राजो नृत्यम नौ पंचवारम, 9 और 5 बार ढक्का बजा, तो हो सकती है कहानी, लेकिन उसको जो पिरोने का काम किया है सूत्र, वो जो भाषा विज्ञान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो समझ रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। आयुण, अब केवल आ कह देने से ऐसा संभव है कि आ से 18 के 18 वो आ जाए अक्षर, बड़ा भी आ जाए, प्लुत भी आ जाए, रुदात भी आ जाए, अनुदात भी आ जाए, अनुनासिक भी आ जाए,
ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया, ऐसे सूत्र में पिरो दिया कि भाई एक अ बोलोगे तो 18 अक्षर का एक शब्द ग्रहण हो जाएगा। अच बोल दोगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौ के 9 स्वर आ जाएंगे। इतना सूत्रबद्ध कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये बात कहने में सरल है कि सूत्रबद्ध कर दिया। अब सोचिए, आप अपने आप को उसको उतारिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटा सा नियम बनाइए, फिर उसको सूत्रबद्ध करके देखिए, बहुत मुश्किल है। इसीलिए विदेशी लोग किसी को सलाम करते हैं इतनी जल्दी नहीं करते। तो सब कह रहे थे से भाई पाणिनि को दुनिया पढ़ रही है, वो इसीलिए पढ़ रही है कि उन्होंने ऐसे सूत्र बनाए कि भाषा में कहीं भी उनको छोड़ दो, कहीं भी उनका अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव वाली बात होगी नहीं। चाहे कोई अच्छी ले लीजिए, एक या अच्छी। अच्छा, एक बात और इसमें देखिए, हम जो आपने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पढ़ी होगी कंप्यूटर की, एचटीएमएल वगैरह जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वहां पे देखिए कुछ लिंक सी बनी होती है, नीली सी बनी, क्लिक करते फटाक दूसरी जगह पहुंचा देता है, पहुंचाता है। ये ऐसा सिस्टम पाणिनि के सब सूत्रों में मिलता है। अच्छी बोल दिया तो सीधे तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्व से कम 150 सूत्र पहले पहुंच जाएगा, 20 सूत्र आगे पहुंच जाएगा, फटाक बस वहां पर क्लिक करने की। मतलब जो लिंकेज सिस्टम है, जो लूप वाला है, वो आज का नहीं है। उस अब बात ये जैसा आज का नहीं, आप तो ये कह देते हैं, अगर खोजते हैं, सही बात है, खोजते हैं, लेकिन काश आप भी इस काम को कर लिए होते तो आप भी इस काम को और अच्छे से आगे लेके जाते। हमें अपने शास्त्रों पर भरोसा नहीं है, हम अपने शास्त्रों में श्रद्धा की दृष्टि देख ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी भाषा को इतनी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करना और उसके 4000 सूत्र बनाना, 4000 सूत्र बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ऐसे पाणिनि को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और उनका जो व्याकरण है, जो व्याकरण के लिए आप शायद पेपरों में पढ़ते रहते होंगे, रिसर्च पेपर्स वगैरह, वैसे भी के साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं वो व्याकरण को कंप्यूटर की भाषा बनाना चाहते हैं। कैसे बनाना चाहते हैं, सब बन तो पाई नहीं अभी तक, सब ऐसे अपनी पढ़ाई के लिए बोलते हैं। सही बात है, प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसका कारण यही है। कारण क्या है? जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, किसी भाषा का बना लिया, और भाषा का सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में, क्योंकि विश्व की कोई भाषा देखिए, प्रतिदिन कुछ न कुछ ह्रास, वृद्धि, कुछ न कुछ परिवर्तन होता चला है, लेकिन और क्योंकि कोई विशेष, जैसे मैं कह रहा हूँ 4000 सूत्र केवल संस्कृत भाषा में ही है, कोई भी भाषा इस तरह से प्रस्तुति देती ही नहीं अपनी भाषा के शुद्धिकरण के लिए। तो क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट को क्या चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक चाहिए, चेंज नहीं हो, जिससे कि प्रोग्राम एक बार बन जाए तो बाद में पता चला कि फिर से भाई कुछ चेंज हो गया, फिर से चेंज कर रहे हैं, ऐसा चेंज ना हो, ऐसी भाषा चाहिए। और वो गुण किस में है? संस्कृत में। वो गुण किस लिए है संस्कृत में? क्योंकि संस्कृत की व्याकरण है कि जहां भी आप छोड़ दो बिल्कुल गणित की तरह काम करेगा। 2 + 2 4 ही होगा, उसका 2 + 2 5 और 6 नहीं हो पाएगा। अरे सब भाषाएं करते हैं, इस कारण इसको मानते। दूसरा एक और है, टॉकिंग कंप्यूटर की जो बात चल रही है, आप देखिएगा, हम जो लिखते हैं वही बोलते हैं। ये हमारी विशेषता है, हमारी भाषा की विशेषता है। जैसे संस्कृत में कहा, कोई भी शब्द बोल दीजिए, योद्धा, तो आप वैसे लिखेंगे, रात्रि वैसे लिखेंगे। लेकिन आप इंग्लिश में देखिए, क्योंकि अभी इंग्लिश ही प्रचलन में, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग उसी में सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो जैसे नाइट कहा हमने, NIGHT हो गया, उसको भी नाइट बोल रहा है। टॉकिंग कंप्यूटर की बात चल रही है, कंप्यूटर के सामने इतना तो दिमाग होता नहीं मनुष्य की तरह। अब NIGHT भी कह दिए, अब वो भी नाइट ही है। अब बताओ कंप्यूटर किसको योद्धा क्या फाइटिंग करेगा? कंप्यूटर को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? लेकिन आप संस्कृत में बोलिए योद्धा, तो अपने आप योद्धा की बात समझेंगे। और रात्रि कहेंगे तो रात्रि, कहीं भी एम्बिग्यूटी जिसे आप कहते हैं, उसकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ। मतलब एम्बिग्यूटी की बात की तरफ भी आऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो बोलते हैं वही, जो लिखते हैं वही बोलते हैं। इसी कारण संस्कृत भाषा को कंप्यूटर की भाषा बनाना चाहता है, साइंटिस्ट बनाना चाहता है। अगली बात, हमारे पास देखिए, वार्तालाप के क्रम में मैं आगे जा रहा हूँ। जैसे व्याकरण की बात हुई, व्याकरण और साहित्य की बात आती है। साहित्य हमारा इतना समृद्ध है, हालांकि साहित्य एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा आ जाती है, लेकिन उस काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो साहित्य इतना समृद्ध है कि हमारे पास हर व्यक्ति जैसा व्यक्तित्व होगा वैसी ही बातें करेगा और वैसे ही वो श्लोक लिखेगा। जैसे
राम जी की बात और रावण जी की बात करते हैं, तो राम जी के लिए कोई कवि लिखता है, वैसे उसी समय का ये श्लोक है कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये राम जी का होगा। और आप अपने आप पहचान जाएंगे रावण का कवि क्या होगा कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम जलम विदाम भजन तुमको मालिकम डमट 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 डमन, मतलब अंदर से वो किसी वाणी हो सकती है। हाँ, अब है ना, तो ये मतलब राम और रावण को भेद करने के लिए हमारे पास ऐसी शब्द राशि है, ऐसा साहित्य है कि भाई जैसा व्यक्तित्व वैसे ही साहित्य लिखा जाएगा। एक बड़ी क्लास की बात बताता हूँ आपको। और दश कुमार चरितम एक काव्य है, मतलब आप पढ़ते होंगे उसमें, और मतलब एमए में चलता है दश कुमार चरितम का पाठ, उसमें आप पढ़ेंगे। वहाँ एक पात्र आता है, जंगल में जा रहे होते हैं और उसके होठ तीर से कट जाते हैं। हमारे पास संस्कृत में क्या हर एक अक्षर का एक स्थान विभक्त है, स्थापित है। जैसे अपूर्व विसर्जनीय कंठ, अ कवर, और उसके लिए कंठ हम यूज करेंगे, पिछवेशान हम तालु के लिए तालु करेंगे। मैं इन पे ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, बस मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। उपू पद्मानियाना पोस्ट प किससे बोल रहे हैं? प और से बोल रहे हैं प वर्ग पूरा का पूरा। अब आप कभी हैं, आप ऐसे कल्पना करिए और आप कहीं कुछ लिख रहे हैं और आपके हीरो का या आपके कैरेक्टर का आप वोट कट गया, तो क्या करेंगे आप? वोट सहित तो शब्द कोई शब्द निर्माण कर नहीं सकते। अब मेरी आप कल कहें, मैं तो ढूंढ भी नहीं पाऊंगा कि भाई ओष्ठ रहित ऐसे शब्द मिल जाए जिनमें ओष्ठ वर्ण का प्रयोग ही नहीं हुआ हो, प का नहीं हुआ, फ का नहीं हुआ, ब का नहीं हुआ, प संभव नहीं है। क्या कवि का कवि तो कितनी प्रतिभा रही होगी, आप ये सोचिए कि मतलब जब तक उसका रोल चल रहा है तब तक एक भी अक्षर प वर्ग से संबंधित नहीं आएगा। सोचिए आप क्या प्रतिभा रही होगी। संस्कृत साहित्य है, ये अपना साहित्य है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको हम पहचाने। इसको पहचानने के बाद में हम भी ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज में आप रॉकेट साइंस ढूंढो, वो है रॉकेट साइंस भी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिस लायक आप हैं वैसे ही आप काम करिए। विद्यार्थी हैं, आपके लिए विद्यार्थी के लिए रिसर्च स्कॉलर को आप पाणिनि से सीखना चाहिए। मैं शिक्षक हूँ तो पाणिनि के साथ साथ वो कहते हैं कालिदास जी श्लिष्टा क्रिया प्रशिक्षित आत्मसंस्था संक्रांति रम्यस्य विशेषयुक्ता यस्यो वयम साधु सशिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा वैतव्य। तीन तरह के शिक्षक बताए हैं, बड़े इसी कैटेगरी से है कालिदास ने। मालविका मित्र का श्लोक है ये। तो वो कहता है कि मैं तीन तरह के शिक्षक मानता हूँ, और उसमें से जो अंतिम श्रेणी का है उसको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था, मतलब किसी के अंदर आत्मसंस्थित, आत्म मतलब भीतर मन में या ज्ञान रूपी खजाना भरा होता है, आत्मसंस्थित होती है क्या? श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता। किसी में क्या होता है, दूसरे शिक्षक में वो जानता कम है लेकिन बच्चे को ऐसे बैठा देगा भाई साहब कि वो सब कुछ सब क्या पढ़ा दे दूसरी तरह। तीसरा यस्यो भयम साधु शिक्षकाणाम, जिसके पास दोनों है, संक्रांति भी है, संक्रांति करने का गुण भी है, और आत्मसंस्था श्लिष्टा क्रिया भी है, ज्ञान भी है। मैं ऐसे शिक्षक को प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे शिक्षक हमें बनना चाहिए, हमें प्रेरणा लेना चाहिए। या नारी शक्ति बैठी हुई है, उसके लिए कालिदास कहते हैं विज्ञान शाकुंतलम में शुश्रू शस्त्र गुरुन कुरुप्रिय से। आपके लिए बड़े काम का श्लोक है, मैं आप सबसे कहूंगा जाकर के पढ़िएगा, और आपका जीवन में कह रहा हूँ यहीं पे जन्नत हो जाएगी, यहीं पे स्वर्ग बन जाएगा। कि शुश्रू शस्त्र गुरुन कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृता जो भर्तुर विप्रकृता रोशनतया मास्मत् प्रतीपम गम भूयिष्ठम भव दक्षिणा, जो उसके अनुचर थे उनके लिए कह रहा है भूयिष्ठम भव दक्षिणा अनुचरे मास्मत् प्रतीपम गम। इस तरह से, और इस तरह मतलब यदि आप शुश्रूषस्व मतलब सेवा करो किसकी? गुरु की। जब आप ससुराल चले जाओ तो बड़ों की सेवा जरूर करना। शुश्रूषस्व गुरु कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, जो राजा के साथ में जो आसपास में महिला हो ना, अक्सर क्या है मन में अंदर क्या आ जाता है, द्वेष भाव आ जाता है। बोले ना ऐसा मत करना, सबके साथ प्रेम से रहना, तभी तुम अच्छा जीवन जी पाओगे। शकुंतला से कह रहे हैं शुश्रूषस्व गुरुन, गुरुओं की सेवा करो। शुश्रूषस्व गुरुन कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुः विप्र, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य, भर्तुः विप्रकृता रोशनतया। कभी कभार आपस में ठनाठनी हो जाए ना पति से, तो रोशनतया भर्तुः पत्नी के साथ मास्मत् प्रतीपम को गुस्सा मत करना, इसी में तेरे सक्सेस का खजाना है, नहीं तभी वहां पे रह पाओगी। और ये हम
सब बिटियाओं के लिए, नारियों के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि उस समय जब हम उस टाइम को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, सब मामला फिर ओके हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि भर्तो विप्रकृता विरोषणतया मास्म प्रदीपम गम भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वर सेवनी। जो वहां पर परिचय होना, क्योंकि महारानी बन के जा रही है, भूयिष्ठम भव दक्षिणा, उनको देना दोनों हाथ से, है ना, क्योंकि ज्ञान की 3 गति होती है। चलिए वहां पर लंबा चला जाएगा। तो भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश, और ज्यादा घमंड मत करना। बाई चांस कुछ आपको उपलब्धि हो जाए, राजा कहीं से जीत के आ जाए, तो फिर अनुत्सेकनी, मतलब जाति उत्साह मत कर देना। भाग्येश अनुत्सेकनी यांत्येवं गृहिणी पदम युवतय। जो युवतियां होती है ना, ऐसी ही युवतियां गृहिणी बन पाती। गृहिणी ग्रह उच्चते, वैसे घर गृहिणी होता है। जो कहते हैं ना भाई हमारे भारत में नारी का सम्मान नहीं करते, वो सब गलत है। हम शुरुआत से दुर्गा सती से लेकर के और लास्ट तक, प्रातः काल से लेकर के संज्ञा तक, स्त्री के बगैर हमारा काम चलता नहीं, हम उसके ऋणी हैं। यत्र नारीस्तु पूजन्ति भ्रमन्ति तत्र देवता। तो कालिदास क्या कह रहे हैं कि यांते एवं गृहिणी पदम युवतय, युवतियां गृहिणी पद को प्राप्त होती हैं। वामा कुलस्यादय, इससे वामा मतलब उल्टे, जो उल्टी सब इसको उल्टा कर रही है ना, पति से फाइटिंग भी हो रही है, उधर जाकर उल्टा सीधा भी कर रही है, बड़ों को कोई मतलब ही नहीं है, तो कुल के लिए आदि और व्याधि बन जाती है। और आप जो डेली पेपर में आप पढ़ते भी होंगे, तो इसलिए इस तरह से हम कालिदास की बातों का ध्यान रखते हुए, ना केवल कालिदास, यानी कितने कवि हैं, किसी भी कवि को आप उठा लीजिए, संस्कृत साहित्य में कहीं किसी भी चीज की कमी नहीं है। ज्ञान विज्ञान राशि की पूरी तरह से, हर तरह से आप्लावित है। केवल आप अपनी दृष्टि को बदलते हुए, आगे बढ़ने की भावना रखते हुए हमको भारतीय ज्ञान परंपरा का सेवन करना है। गुरु लोगों की जो परंपरा है उसका आदर करते हुए मैं सबको पुनः प्रणाम करते हुए और मंच को धन्यवाद देते हुए और आप सबको कोटि प्रणाम और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भारत की इतनी सुंदर व्याख्या की। सर ने बताया 3000 वर्ष पूर्व जो सोने की घड़े की जो बात बताई, ये बताता है कि प्राचीन काल में 3000 वर्ष पूर्व भी हम उस समय भी ज्ञान विज्ञान के साथ तकनीकी का अस्तित्व भी था, उसके प्रमाण भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शब्द और व्याकरण के महत्व को भी सर ने बताया। आचार्य पाणिनि के व्याकरण के में सर ने बताया कि उन्होंने कितने गहन शोध और अध्ययन के बाद व्याकरण का इतना सुंदर और बृहद ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रासंगिक है। सर ने नारियों को बहुत अच्छी कह सकते हैं तरीके से ज्ञान दिया है और मूल मंत्र दिया है कि कैसे हमें गृहिणी बन के रहना चाहिए। सर आपका वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली रहा। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मंच पर आसीन हमारे अगले विशिष्ट वक्ता डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव सर एक छोटा सा परिचय देके सर को आमंत्रित करेंगे। सर आरकेपीजी कॉलेज मथुरा के केआरपीजी कॉलेज मथुरा के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। सर को 25 वर्षों का शैक्षिक अनुभव है और सर के निर्देशन में अब तक 6 पीएचडी पूरी हो चुकी हैं। लगभग 75 संगोष्ठियों में प्रतिभाग किया है, जिनमें वो रिसोर्स पर्सन के रूप में भी जुड़े रहे हैं। लगभग 100 लेख आपके प्रकाशित हैं। आप निरंतर रेडियो, टीवी टॉक्स आदि में सक्रिय रहते हैं। सर बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं और सबको बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप सिंह जी, जो इस संगोष्ठी, जिन्होंने इस पूरी संगोष्ठी की परिकल्पना की और वो आज यहाँ हम सबके सामने साकार हो रही है।
कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर पूनम सिंह जी प्रिंसिपल हैं, प्रशासक होने के साथ साथ साहित्य में गंभीर रुचि भी रखती हैं, जो मानविकी से जुड़ी हुई है, इसलिए आपका इस विषय से जुड़े रहना स्वाभाविक सी बात है। साहित्य और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर छगन लाल शर्मा जी जो आरबीएस कॉलेज में संस्कृत विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर हिमांशु तिवारी जी जो मेरे छोटे भाई हैं और किशोरी रमन पीजी कॉलेज में हिंदी के सहायक प्रोफेसर हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। अभी आपने इनको सुना तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीनता परंपरा को लेकर आपका कितना आग्रह है। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नीचे डॉक्टर केशव जी बैठे हैं, मेरे मित्र भी हैं, विद्वान साथी भी हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। ये संगोष्ठी भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो एक कार्यशाला जो है आयोजित हो रही है, ये एक बहुत ही पुनीत कार्यक्रम है। आज देखा जाए तो हम अपनी परंपराओं से धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं, या यूं मानिए कि हम पाश्चात्य संस्कृति में इतना ज्यादा रच बस गए हैं कि हम अपने गौरव को, अपनी परंपराओं को लगभग विस्मृत सा कर चुके हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हम अंग्रेजियत के आगे, पाश्चात्यता के आगे अपने आप को हीन मानने लगे। अगर कोई कमजोर पाश्चात्य भी आकर हमारे सामने अपनी बात रखता है तो हम बड़े स्वीकार लेते हैं कि नहीं ये ठीक कह रहा है, हम में ही कहीं कमी होगी, और हम अपने आप को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब मैं अपनी बात को आरंभ करने से पहले मुझे संक्षिप्त में अपनी बात को समाप्त करना है, क्योंकि समय जो है लगभग पूर्ण हो चुका है और अभी हमें अध्यक्षा महोदय को भी सुनना है और लंबी बातचीत हो चुकी है इससे पहले, तो मैं बड़े संक्षिप्त में अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। मैं सिद्धांत पक्ष पर नहीं जाऊंगा, मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के जो एक समसामयिक संदर्भ है उन पर आपसे बात करने से पहले एक छोटी सी एक प्रसंग है, कहानी है, वो मैं आपके सामने साझा करूंगा। एक बार एक कलाकार था, बहुत अच्छा संगीतकार था, और पेड़ के नीचे जब वो आके अपना तबला बजाता था तो आसपास के सारे जानवर वहां पर, यहाँ जब बजाता हूँ तुम इतने प्रसन्न होकर यहाँ नाचते हो, तो उस पर वो हिरण का बच्चा कहता है कि नहीं, मैं आपकी कला से अभिभूत होकर यहाँ नहीं नाचता हूँ, मैं यहाँ पर नृत्य करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एक शिकारी ने मेरी माँ का शिकार कर लिया था और उसकी खाल को जो है वो शहर ले गए। मैं ये मानता हूँ कि ये जो तबला है और इस पर जो ये खाल लगी हुई है, ये मेरी माँ की है, और जब आप इसको बजाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे यहाँ से लोरी सुना रही है, मेरी माँ यहाँ से मुझे पुचकार रही है, मेरी माँ यहाँ से मेरे लिए सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रही है, और मैं अपनी माँ को प्रतीक मानता हूँ कि ये मेरी माँ रही होगी, और जिसका प्रेम मुझे नहीं मिला। मैं इस सामने संदर्भ पर बातें करते हैं तो मैं आपसे चर्चा करते हुए अपने विषय पर आ जाऊंगा, आप समझ जाएंगे चीजों को। अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई, सैयारा, है ना, आप सबने ज्यादातर देखी होगी। उस पिक्चर में ये था कि अंत में नायक नायिका का दिल टूट जाता है और वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से पछाड़े मार मार कर लड़कियां हॉल में गिर कर रो रहे हैं, उनको पकड़ कर उठा कर ले जाया जा रहा है। तो ये दृश्य भी हम देख रहे हैं। देखिए क्या हमारी परंपरा थी और हम क्या हो गए। जावेद अख्तर ने बड़ा सुंदर लिखा, ये कहाँ आ गए हम। तो यही लाइनें इन सैयारा के नव युवकों पर भी लागू होती है कि भारत देश के लोग हैं, बलिदान देखा है, हमारी संस्कृति कितनी उदात थी, और आज हम सैयारा देख कर हॉल में गिर कर रो रहे हैं, हमको उठा के ले जाया जा रहा है, गेट कीपर हमारे हाथ पर उठा के हमको ले जा रहे हैं। ये दृश्य भी हमने देखा। और अभी हिमांशु जी ने एक चीफ की दावत एक कहानी का जिक्र किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से श्यामनाथ जी को प्रमोशन लेना था, और प्रमोशन लेने के लिए उनके एक अंग्रेज अफसर
जब घर पर आते हैं तो वो अपनी माँ को हीन भावना की वजह से छुपा देते हैं, और छुपाने के बाद ये कहीं इनकी वजह से मेरा प्रमोशन न रुक जाए। और अंत में जब घर का भ्रमण करते हैं उनके साहब, तो श्यामनाथ जी जब उनके साहब की जब निगाह पड़ती है कि अरे ये तो माँ बैठी है, जब फिर धीरे धीरे उनका कौतूहल का विषय बन जाती है माँ, उनको कुर्सी पर उबड़ू सोता हुआ देखकर, फिर जब उनके पास जाके छूते हैं, उनसे बातचीत करके, फिर एक मेज पोस्ट डला हुआ था, उस पर एक फुलकारी डली हुई थी, उस जिसको कि हम क्रोशिया कहते हैं, क्रोशिया की डिजाइन थी, उसको देखने के बाद जब बड़े आकर्षित होते हैं और अंत में वो उनका प्रमोशन नियत कर देते हैं। अब एक चित्र हम और देखें कि आजकल के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उनसे हम महाभारत के पात्रों की चर्चा करें या रामायण के पात्रों की चर्चा करें तो वो बता नहीं पाते। अगर आप उनसे ठीक से पूछिए कि कैकेयी कौन थी, वो नहीं बता पाएंगे। अगर आप उनसे पूछिए रावण के परिवार के बारे में पूछिए, मेघनाथ कौन सा, वो नहीं बता पाएंगे। तो आज हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो हमें कहां पर ले आई, ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है। एक साहब का जिक्र मैं आपसे करूंगा कि एक शिक्षक थे, एक टीचर थे, वो किसी ग्रामीण इलाके में रहते थे और उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और इसको किसी कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती कराएंगे। और साहब वो शहर गए और उन्होंने अपने बच्चे को एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया। और उसके बाद जब माता पिता उनसे मिलने पहुंचे तो बच्चा जो है 2 महीने के बाद जब हॉस्टल से बाहर निकल कर आया तो उसने माता पिता के पैर भी छुए, तो हाउ डू यू डू करके उनसे पूछा और उनकी अंग्रेजी में हालचाल लिए, उनसे बातचीत करी। उस पर जो मास्टर साहब थे, जो पिताजी थे, बड़ा दुखी बोले बेटा सामान पैक कर लो और शाम को जो है तुम्हें चलना है और तुम्हें अपने उसी पुराने स्कूल में पढ़ना है। वो पुराना स्कूल कम से कम तुम्हें अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से तो जुड़े हुए था, और वो वहां से लेकर बच्चे को आए। अब आर्टिफिशियल हो गई है, हमारी सोच भी आर्टिफिशियल हो गई है और हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अपनी संवेदनाओं को भूल गए, अपनी भावनाओं को भूल गए। हम इतना ज्यादा आधुनिकता की दौड़ में दौड़ पड़े हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। यही भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार है। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। आध्यात्मिक शक्ति जो है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, राधा और कृष्ण के माध्यम से जो परंपराएं हैं, वो उनको समझ रहे हैं। और हम जिस मूल को नहीं समझ पाए, अपने दर्शन को, अपनी परंपराओं को, उन्होंने वो समझकर उसको स्वीकार किया। भारतीय ज्ञान परंपरा इसी सोच की ओर ले जाने का एक प्रयास है। अगर हम कहें भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, भारतीय ज्ञान परंपरा एक सांस्कृतिक, एक सनातनी गंगा, उसी तरीके से जिस प्रकार गंगा गौमुख से निकलती है, देवप्रयाग होते हुए, हरिद्वार होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में घूमती हुई आती है, उसी प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा ऋग्वेद से आरंभ होती हुई उपनिषदों और जगह जगह की लोक संस्कृतियों का आग्रह लेकर आगे बढ़ती है। गंगा यहाँ एक प्रतीक, गंगत्व है, भारतीयता है, सात्विकता है, पवित्रता है। उसी प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका डॉक्टर छगनलाल शर्मा जी ने जिक्र किया कि ऋग्वेद से निकलकर प्राचीनता से आई और तरह तरह की संस्कृतियां उसमें समाहित हो गई। और उसकी जीवंतता क्यों है? क्योंकि उसमें भारतीयता है। भारतीयता क्या है? भारतीयता एक मानवता, नैतिकता का एक सम्मिश्रण है, जो एक हमारे अंदर ऐसी सोच देती है जो हमें सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, सद्भाव, समरसता, इन सब चीजों से जोड़कर आगे बढ़ाती है। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी का नाम सुना होगा आपने, जब भारत आया था तो उसने ये बताया कि जो यहाँ के जो हिंदू हैं उनमें 3 विशेषताएं। पहली तो ये है कि उनको मौत से डर नहीं लगता, वो बड़े निर्भीक होते हैं। दूसरा, वो झूठ नहीं बोलते।
और तीसरा ये है कि उनके अंदर अपने ज्ञान का अहंकार होगा। उन्हें गर्व है कि उनके अंदर एक असीम ज्ञान है, उनके पीछे एक असीम ज्ञान की परंपरा विद्यमान है। अब समय जो है वो उसके उलट हो गया है। अब लोग जो है संपत्ति का कितना देखिए भंडारण करते चले जा रहे हैं। आप देखिए लोग अपने आगे आने वाली जनरेशन जो देखी नहीं है उसके लिए भी पैसा इकट्ठा रख के संचय करके छोड़ के जाना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पैसे से अपना जीवन यापन करती रहे। जो झूठ न बोलने की परंपरा थी, लोग कहते थे कि देखो मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मुझसे झूठ न बुलवाओ। आज जो है उसको झूठ बोलने में कोई गुरेज नहीं है। आज वो धड़ल्ले से झूठ बोलता है, जिसके प्रमाण संसदों में, न्यायपालिका में आदि जगह जगह पर आपके सामने उपलब्ध है। और ज्ञान का अभिमान जो था हमारे पास, इसको तोड़ने के लिए आगे जाके मैकाले आया। उसने देखा कि भारतीय लोग जो है इनके पास एक विशाल विस्तृत ज्ञान परंपरा है जो इनको सबसे समृद्ध बनाए हुए है। उसने 3 की दिए। पहला दिया इंग्लिश, दूसरा दिया एजुकेशन और तीसरा दिया एम्प्लॉयमेंट। उसने ये भर दिया कि बिना अंग्रेजी के तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, बिना अंग्रेजी के तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा। और यहीं से जो है हमारा ज्ञान जो था वो खंडित होना शुरू हुआ और हम अपने अंग्रेजियत के पीछे पड़ गए और अंग्रेजियत के पीछे हम चलने लग गए और हमारा ज्ञान जो है यहाँ से आकर हम अपनी परंपरा से विमुख हो गए, जिसके दुष्परिणाम अभी मैंने आपके सामने सबसे पहले चर्चा में किए। भारतीय ज्ञान परंपरा में अगर हम विचार करें तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमें मौलिक जीवन जीना है। हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो मौलिकता है। अगर हम अंग्रेजियत को ले लेते हैं, अंग्रेजियत के साथ चलते हैं तो उसमें हम मौलिक नहीं हो सकते। हम उनका अंधा अनुकरण कर सकते हैं, पर हमारी जो ज्ञान परंपरा है ये हमें मौलिकता की ओर ले जाती है और मौलिकता ही है जो जीवन का सार होता है। ओरिजिनलिटी जो है यही हमारा मुख्य तत्व होता है। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करके आपके सामने संक्षिप्त में समाहार करके बताता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा मूल रूप से हमारी संस्कृति की संवाहक है कि किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, किस प्रकार से हम अपनी परंपराओं से जुड़ें। हमारी परंपरा किस तरीके से पहले शैक्षिक संस्थानों में, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारी धरोहरें थी, उनमें किस प्रकार से शिक्षा होती थी। और आज आप देखिए नई शिक्षा प्रणाली जो है जो आई है 2020 में, भारतीय ज्ञान परंपरा अक्टूबर 2020 में जिसकी स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा, वहां पर एक नई शिक्षा नीति फिर आगे आई जिसका भी नाम बाद में बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर दिया गया। तो जिसका उद्देश्य ये था कि अपनी परंपराओं से जोड़ना, युवाओं को, जो अगली पीढ़ी आ रही है उसको अपनी पीढ़ियों, अपनी परंपराओं से जोड़ना और अपने अतीत पर गर्व करना। यही हमें विश्व गुरु बनाएगा, यही हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहेगा। और जब हम इस चीज को अपनाएंगे तभी हम सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें पुनः सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर इंगित करती है। और आप सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा मानना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आप लोग संवाहक हैं और इस पर ध्वज लेकर आप आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी परंपरा से जुड़ेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से हमारा समाज था, परिवार था, किस प्रकार से रीति रिवाजें थी जिन्होंने लोगों को जोड़ा। और जोड़ने के हर चीज का अपना एक साइंटिफिक रीजन था, हर चीज का एक साइंटिफिक एक महत्व था कि जो परंपराएं हमारी थी, चाहे आप कृषि की देख लीजिए, चाहे आप पर्यावरण से संबंधित देख लीजिए, आप आयुर्वेद से संबंधित देख लीजिए। हमारी रसोई में आज 90% चीजों का समाधान है। जो मसाले हैं वो हर चीज का लगभग इलाज करने में सक्षम है, लेकिन हम उसको जानते ही नहीं है, हम उसको समझते ही नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो आयुर्वेद है वो पुनः आज उन चीजों से हमको जोड़ रहा है और इनके महत्व बता रहा है किस प्रकार से हम दैनिक जीवन में इनका उपयोग करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, अपने आप को एक स्वस्थ शरीर प्रदान कर सकते हैं। योग के माध्यम से
है ना, चिकित्सा हो गया, योग हो गया, धर्म हो गया, दर्शन हो गया, इन सब चीजों पर अगर हम फिर से दृष्टिपात करेंगे, इन सब चीजों से जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर हम विश्व गुरु बनेंगे और सारे विश्व में अपने भारत का परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अपना वक्तव्य एक बहुत सुंदर कथा से शुरू किया। यह एक संवेदनशील कथा थी जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा है, जिसमें माँ और पुत्र के संबंध में आत्मीयता दिखाई गई। ये हमारी पहचान है। सर ने अंग्रेजी स्कूलों की बात की। अंग्रेजी स्कूलों पढ़ने के बाद जो आजकल के बच्चे हैं वो अपने बुजुर्गों से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उनकी जो घर की भाषा है, जो की लोकल लैंग्वेज है, वो समझ नहीं आती और वो अंग्रेजी में संवाद करना चाहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग नहीं कर पाते। ये एक चिंता का विषय है। सर ने भारतीय ज्ञान परंपरा की मौलिकता की ओर ले जाने की बात की। जो हमारी ज्ञान परंपरा है वो हमको मौलिकता की ओर ले जाती है और विश्व भर में यही हमारी पहचान है जो निरंतर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अंत में हमारे अध्यक्ष, जो आज के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। उससे पहले संक्षिप्त परिचय मैम का हम आपको देते हैं। मैम बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। आपको 31 वर्षों का शैक्षिक अनुभव है। आपके 48 शोध पत्र तथा लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी 3 संदर्भ तथा 4 संपादित पुस्तकें भी हैं। आपके निर्देशन में अब तक 4 शोध कार्य हुए हैं। आपने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत IAS अभ्यर्थियों हेतु 72 ऑनलाइन व्याख्यान भी विकसित किए हैं। इसके अतिरिक्त FTP, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स आदि में भी व्याख्यान दिए हैं। आप कई संस्थाओं के आजीवन सदस्य भी रहे हैं। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय आर्थिक संघ, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल आर्थिक संघ, इनके साथ भी आप जुड़ी हुई हैं। साथ ही एक गैर सरकारी संस्थान खुशहाली फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। मैं इनका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए इस पूरी कार्यशाला के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर जी, उनके साथ बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव जी, जो के आर कॉलेज से बंगला से आए हैं, उनके साथ बैठे हुए 2 युवा बंधु हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इनको सुनकर के कि भारतीय ज्ञान परंपरा पे ऐसे युवा शोधार्थी, मैं उन्हें शोधार्थी कहूंगी क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसे हैं दोनों, छगन लाल जी और हिमांशु तिवारी जी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर इतना अद्भुत व्याख्यान उन्होंने दिया। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए इग्नू के प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनका बहुत अद्भुत व्याख्यान आप सबने सुना। उनको समराइज करते हुए, क्योंकि मैंने भी थोड़ी समरी बनाई थी, क्योंकि अध्यक्षीय उद्बोधन में साधारणतः एक प्रथा होती है कि जितने वक्ता बोल चुके होते हैं उनकी बहुत शॉर्ट में समरी प्रस्तुत की जाती है, लेकिन चूंकि मेरे साथ यहाँ मेरी जो शोध छात्रा संचालक के रूप में है, उन्होंने वो समरी प्रस्तुत कर दी है, तो मैं उसे स्किप कर दे रही हूँ। समय काफी हो चुका है। और फिर अंत में मेरे सम्मुख बैठे हुए बहुत सारे विद्वत जन शिक्षक मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, शोध छात्राएं और छात्र छात्राएं जो मेरे सम्मुख बैठी हुई है। मैं आपके धैर्य को बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। अभी यहाँ पर मेरे साथ सर कह रहे थे कि ये बच्चे, और सबसे बड़ी बात, आज 10वां दिन है, 14वां सत्र है, तो कमेंटेबल है, बहुत आशीर्वाद है, बहुत साधुवाद है कि ये बच्चों, इस मंच के बदौलत ये वर्कशॉप नहीं चलती। इस मंच के कारण या हम जैसे लोग जो यहाँ पर बैठ के माइक पे बोलते हैं, हमारे कारण ये कार्यशालाएं नहीं चलती। ये कार्यशालाएं आपकी वजह से चलती है, क्योंकि आप में इतना अद्भुत धैर्य है, आप में इतनी जिज्ञासा है, आप में इतनी उत्सुकता है जानने की
ये बहुत ही अद्भुत है और इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो अपने अनुभव हैं वो हम आपके साथ शेयर करें, यहाँ आपके सम्मुख उसे प्रस्तुत करें। बहुत सारी बातें जो मन से कही गई उसमें से एक छोटी सी बात, और जैसे अभी संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के बच्चे कैसे होते जा रहे हैं, आज की पीढ़ी कैसी होती जा रही है। जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग, मैं भारतीय शिक्षण मंडल की एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और हम व्यास पूजन करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा जो आती है हमारी, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा में व्यास जी का जन्म, व्यास जी का नाम सुना है सबने? कोई ऐसा है जिसने ना जानता हो व्यास जी को? लेकिन ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते व्यास जी को। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा अनुभव है। व्यास पूर्णिमा का कार्यक्रम था और हम ये कार्यक्रम करते हैं अलग अलग स्कूलों में, वहां जाते हैं अपनी परंपरा को प्रवाहित करने के लिए। कम से कम 10 विद्यालयों में मैं गई और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम शिशु मंदिरों में ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि शिशु मंदिरों में तो इस तरह की परंपराएं चलती रहती हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम सीबीएसई बोर्ड के जो विद्यालय है उसमें जाएं, प्राथमिक विद्यालय जो है वहां पर जाएं, और वहां हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, व्यास जी का चित्र लगाते हैं, पूजन करते हैं, व्यास जी के बारे में बताते हैं, गुरु के महत्व के बारे में बताते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताते हैं। और खड़े होने के बाद सबसे पहला प्रश्न यही होता है, बच्चों व्यास जी का नाम सुना है? 99% बच्चा नाम में सिर हिलाता है। वेद व्यास जी को नहीं जानते हो? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में उसे सम्मिलित नहीं किया गया है, अपने ऋषियों को, अपने मनीषियों को, उनके कार्य को। आप सब बच्चे यहाँ जो बैठे हैं, मैं जानती हूँ कि हिंदी से जुड़े हुए बच्चे इसमें ज्यादा हैं, तो चूंकि आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, मैं जानती हूँ इस बात को कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाला बच्चा तो फिर भी अपने साहित्यकारों को, अपने ऋषियों को, मनीषियों को सुनता रहता है, पढ़ता रहता है, उनके बारे में जानता है। लेकिन ये जैसा अभी सर ने कहा कि जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था जब से आई, आक्रांताओं के आने के बाद से भी इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा फिर भी चलती रही थी, आश्रम चलते रहे थे, गुरुकुल चलते रहे थे। ये जो मैकाले के 3 ई के बारे में जो सर ने बताया, उसमें एक बड़ी समस्या यही थी कि उसके साथ एक और चीज आरंभ हुई थी भारत में मैकाले के आने के बाद से। 1925 और 2025 100 साल पूरे हो गए, और इस 100 साल में क्या परिवर्तन आया? 1925 में भारतीय प्रशासनिक सेवा का आरंभ हुआ। आप सब बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा भी हमारे भारत की परंपरा का एक ऐसी देन है जिसको सब लोग बड़े गर्व से कहते हैं। अभी कोई पूछो बच्चे से क्या बनोगे? आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, है ना। ज्यादातर बच्चे ये प्रयास करते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, आईपीएस बन जाए। लेकिन अब तो चूंकि सैलरी अच्छी हो गई है, तो बहुत सारे बच्चे अब कहते हैं कि हाँ जब कुछ नहीं बनेंगे तो टीचर बन जाएंगे। लेकिन पहले कैसा था? क्या पहले क्या परंपराएं थी और क्या बदलाव हुए? तो ये जो कल, आज और कल जिस पे हम इतना चिंतन कर रहे हैं पिछले 10 दिन से, आज 10वां दिन है। मैं चूंकि अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ बच्चों, आप लोग तो हिंदी साहित्य के हैं, आप लोग हिंदी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, मुझे हिंदी नहीं आती इतनी ज्यादा। और अभी जब छगन लाल जी संस्कृत के श्लोकों का वाचन कर रहे थे, तो मैं उसी तरह से ऐसे इनको देख रही थी जैसे जब कोई इंग्लिश में बोलता था और आप जो हिंदी वाले हैं उनको बैठ के ऐसे देखते थे कि क्या बोल रहे हैं। तो ये परिवर्तन तो आया है, संस्कृत की महत्ता धीरे धीरे स्थापित हो रही है। लेकिन अभी जो मैं कहना चाहती हूँ, कल, आज और कल, मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो हम लोग का चूंकि शोध का एक तरीका होता है, हम जनरली पीरियड्स को क्लासिफाई कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। तो जो मेरा आधार है, भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार, भारतीय ज्ञान किस तरह से डिटोरिएट हुआ। उन्होंने कहा ना छगनलाल जी ने कि पहिया घूमता है, कालिदास जी ने कहा कि समय का पहिया घूमेगा। तो इस समय के पहिए में भारतीय ज्ञान को अगर मैं वर्गीकृत करूं कल, आज और कल में, तो वो उसको हम अगर इन्हीं 3 में बांटे, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2047 जब से हमारा भारतीय ज्ञान शुरू हुआ, तब से लेकर के 1947 तक ये कल था। 1947 से लेके 2020 तक ये आज था। आप तो कहेंगे तो बीत चुका है, लेकिन मैं उसे आज की श्रेणी में रखती हूँ। और फिर उसके बाद 2020 के बाद से
मैं आगे जितना भी समय होगा विशेष रूप से 2047 का जिक्र करना चाहती हूँ, जो अमृत काल के रूप में हमारे सामने भविष्य में आएगा। मैं होंगी नहीं होंगी, लेकिन मैं मानती हूँ कि आपकी पीढ़ी जरूर होगी। तो मैं 3 भागों में इसको बांटती हूँ और मैं इसको इस दृष्टि से देखती हूँ। मेरी दृष्टि ये है कि जब से उसके बाद भी उन पीरियड्स को हम वर्गीकृत कर सकते हैं जो मैं सर को ये कह रही थी कि मैं अपना शोध पत्र आपको नहीं भेज पाई, लेकिन आरंभ मैंने वहीं से किया था कि जो हमारा कल था उसमें भी तमाम पीरियड्स थे जिसमें भारतीय ज्ञान का डिटोरिएशन कैसे हुआ, और फिर उसके बाद जब हमारा 1947 आया, उस पे आज मैंने उसको इसलिए किया क्योंकि जो पिछला कल था, जो इतिहास था, उसमें जो जो घटनाएं हुई उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव उस हमारे आज पर कैसे पड़ा, यानी स्वतंत्र भारत पर कैसे पड़ा। पहले तो हम पराधीन थे, तो हम कहते थे कि पहले मुगलों का शासन था, फिर अंग्रेजों का शासन आया, लेकिन 1947 में तो हम स्वतंत्र हो गए ना। लेकिन स्वतंत्र कहाँ हुए? हमने तो सिर्फ स्वाधीनता पाई। स्वतंत्रता तो तब आती कि जिस शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया गया था। क्योंकि बच्चों, ये बात बहुत समझने की है कि किसी भी परंपरा को, किसी भी ज्ञान को अगर प्रवाहित करना है तो उसका केवल और केवल एक ही माध्यम है, वो माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से उसे नष्ट किया गया, जो मैकाले ने किया, और अगर उसे पुनर्जीवित करना है तो उसका भी माध्यम केवल शिक्षा होगी। तो इसीलिए ये 3 भाग बनाए कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से 2020 तक का जो भारत था, उसका पहले पीरियड जो कल था, बीता हुआ अतीत था, जिसमें जो घटनाएं हुई उनका प्रभाव क्या पड़ा। तो 1947 से लेकर 2020 तक का प्रभाव क्या पड़ा कि ऐसी पीढ़ियां तैयार हुई, ऐसी पीढ़ियां विशेष रूप से जिनकी शिक्षा व्यवस्था स्वतंत्र भारत में हुई। हम लोग भी उसमें से आते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपनी उस पीढ़ी से जुड़े हुए थे जिनका जन्म उस समय हुआ था 1947 से पहले। तो जो कल था उसका प्रभाव हम पर उतना नहीं पड़ा जितना, उसमें भी तमाम वर्गीकरण मैंने किए थे, जितना आज की पीढ़ी में पड़ा। जैसा सर ने कहा कि आज पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि ऐसी पीढ़ियां तैयार हुई उस कल की बदौलत, और विशेष रूप से वो 200 साल का जो पीरियड था अंग्रेजों का, जिसमें उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को नष्ट किया। गुरुकुल आश्रम अवैध घोषित कर दिए गए थे, गुरुकुल जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो संस्कृत नष्ट हुई, और जब संस्कृत नष्ट हुई तो हमने अपने ग्रंथों, क्योंकि सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं, सारे ही ग्रंथ संस्कृत में हैं, और हम उसे समझ ही नहीं पाते कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद 2020 में जब इसके, और मैं ये नहीं कह रही कि सबने विस्मृत कर दिया, बहुत सारे, जब भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ना शुरू किया बच्चों, तो आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे योद्धाओं के ग्रंथ मुझे मिले। क्योंकि ऐसे ही हम नहीं कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे ही नहीं कहते। ऐसा नहीं कि सबने विस्मृत कर दिया, बहुत सारे ऐसे विद्वान और योद्धा थे जो निरंतर प्रयास करते रहे, अंग्रेजों के शासनकाल में भी, स्वतंत्रता के बाद में भी। हालांकि उनकी बातें नहीं सुनी गई, ये एक बड़ी समस्या थी। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2020 में जब हमारी नई शिक्षा प्रणाली आई और जब ये कहा गया कि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को विषय में समाहित किया जाएगा, लोगों के रिएक्शन सुन करके और देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वास्तव में क्या क्या चीजें हैं। पढ़ना वहीं से आरंभ किया, क्योंकि मैं एक शिक्षक थी और मुझे लगा कि जब चूंकि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा ना कि भारतीय ज्ञान परंपरा में है क्या। तो जब एक शिक्षक जानेगा, मुझे नहीं पढ़ाया गया है मेरे अर्थशास्त्र में कि भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या था, तो मैं तो पहले पढ़ूं। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद से जो सूत्र मिलने आरंभ हुए, जो शोध की विधियां आरंभ हुई, उससे मुझे ऐसा लगा कि हम क्या छोड़ते जा रहे हैं। और उसको पाने के लिए अगर 2020 जहां से मैं कल आरंभ करती हूँ, तो ये हमारे फर्स्ट फेज है। अभी तो 5 साल हुए हैं केवल। एनईपी को बहुत सारे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन अभी मैं पिछले साल की बात बता रही हूँ। बहुत सारी मीटिंग्स में जाती हूँ, वहां बैठती हूँ, जब बातें होती हैं बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बीच में भी मैंने ये कहते हुए सुना है, आईकेएस क्या है। मैं उनको दोष नहीं दे रही, मैं उनका आलोचना नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। मैं भी उसी का एक पार्ट थी 5 साल पहले। मुझसे भी कोई कहता आईकेएस, तो मैं कहती आईकेएस क्या बला है। ऐसे बच्चे भी कहते थे आईकेएस क्या है। लेकिन भारत सरकार की ये दूरदृष्टि थी जिसने भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसको शामिल किया, और अब
हम इतनी चर्चाएं कर रहे हैं ना, ऋषियों के नाम सुन रहे हैं, अपनी जो हमारी विरासत है उसके बारे में जान रहे हैं। बच्चों, परंपरा शब्द बार बार यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा ज्ञान पर ही आधारित थी। भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं ना, तो परंपरा से पहले ज्ञान आता है, ज्ञान से पहले भारतीय आता है। तो भारत का वो ज्ञान जिस पर सभी परंपराएं और संस्कृतियां निर्भर करती थी, उसको जो विस्मृत किया गया, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें 6 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसका जिक्र कुछ हमारे हिमांशु जी ने भी किया था। वो 6 चीजें जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, वो है भाषा, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भोजन। ये सभी चीजें डिटोरिएट होती जा रही। जो सैयारा का जिक्र किया ना सर ने, उसका कारण ये है कि हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो ये 200 साल के अंदर आई, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को इतना महत्व दिया, अंग्रेजों के द्वारा जारी की गई ऐसी चीजें जहाँ व्हाइट कॉलर जॉब को आज आप क्यों आप आके बैठो, मैं पीछे सबको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, सबको अपना तंत्र विकसित करना है, अपना उद्योग आरंभ करना है, अपनी कुशलता बनानी है, ऐसा कोई नहीं सोचता। सबको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए और ये देन अंग्रेजों की। अपनी कौशल को उन्होंने भुला दिया। अपनी जो 64 कलाएं थी, आज वोकेशनल के रूप में उसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो उस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बोझ की तरह लिया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भोजन, भारतीय भवन। आर्किटेक्ट की मैं बात करूँ ना तो 5 दिन तो इस पूरी कार्यशाला के 5 दिन निकल जाएंगे। आर्किटेक्ट कैसा था भारत का? मंदिर, किसी मंदिर में चले जाइए और आर्किटेक्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे वास्तुशास्त्री रहे होंगे, कैसे कैसे उनकी गणित रही होगी, कैसी ज्यामिति रही होगी, कि किस तरह से वो मंदिरों की रचना करते थे। आगम शास्त्र पूरा इस पर पूरी व्याख्या करता है इसकी। ऊर्जा को कैसे संरक्षित करना है गर्भगृह में, ये सारी चीजें, कैसा अद्भुत ज्ञान था। और मंदिर कैसे, बृहदेश्वर मंदिर कभी आप गूगल सर्च करिएगा, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतनी ऊंचाई पर इतना विस्तार मंदिर कैसे ले गए होंगे वो ग्रेनाइट की चट्टानें, कौन सी मशीनों से उसे काटा गया होगा, किस तरह से। एलोरा का मंदिर सुना है सबने, कैलाश मंदिर एक चट्टान से काटा गया, वो भी ऊपर से नीचे। तो कैसा आर्किटेक्ट रहा होगा कि ऊपर से नीचे काटते हुए पूरे मंदिर को बनाना, वो भी पूरी एक चट्टान से। ये अद्भुत ज्ञान था। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर मैं भारतीय भवन की बात करूँ तो भवन कैसे होते थे, जो जैसा सबसे पहले हिमांशु जी ने कहा था कि भारतीय पर्यावरण के हिसाब से, भारत के समाज के हिसाब से, भारतीय भूषा के हिसाब से, भारतीय भाषा, भारतीय भोजन के हिसाब से, उसी तरह से भारतीय भवन हुआ करते थे। अभी क्या है, शीशे की बिल्डिंग बनती है, ये बिना सोचे समझे कि भारत जैसे गर्म देश में अगर ये शीशे की बिल्डिंग बनेगी तो कितनी एनर्जी और कितनी ऊष्मा ये अवशोषित करेगी। उसके लिए क्या कर देते हैं, एसी लगा देते हैं। वो फिर पर्यावरण को कितना नुकसान करता है। तो आज के आर्किटेक्ट में और उस समय के आर्किटेक्ट वास्तुशास्त्र में जो डिफरेंस आया है, इस पर शोध की आवश्यकता है। भारतीय भवन के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो था भारतीय भ्रमण। भ्रमण कहाँ करना, कब करना, कैसे करना, बहुत महत्वपूर्ण था। इस पर भी शोध करिए। और भ्रमण, आज का भ्रमण जरा देखिए, अगर हनीमून मनाने भी जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। यानी तीर्थ स्थानों के भ्रमण को पर्यटन बना दिया गया। पर्यटन और भ्रमण में अंतर कौन स्थापित करेगा, ये सब दोष जो थे वो भारतीय शिक्षण प्रणाली की वजह से, भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो हमारी थी, जिसमें हमने अपने भारतीय ज्ञान को भुला दिया, उसकी वजह से जो भारतीय संस्कृति के, हम कहते हैं भारत के 6 भ हैं। और ये भ जिसको हिमांशु जी ने कहा कि भ का मतलब क्या है, ये मेरे ख्याल से छगनलाल जी ने कहा था कि भ का मतलब है कांति की ओर जाना। तो ये कांति की ओर जाना इन्हीं 6 भारतीय संस्कृति के 6 अंगों पर आधारित था, जिसको हमने विस्तृत कर दिया। महर्षि कणाद को मैं पढ़ रही थी अभी, चूंकि अब उसमें एक एक करके ऋषियों को पढ़ना आरंभ किया है। महर्षि कणाद, हमें क्या समझाया गया, जब हम ऋषियों की बात करते हैं ना, तो आपके सम्मुख एक व्यक्ति उभरता है, चित्र उभरता है, कौन, साधु बाबा जैसा। बड़ी बड़ी चटाएं हैं, ऊपर यहाँ पर एक गोल उन्होंने वो बना रखा है, उसमें रुद्राक्ष की मालाएं हैं, कुछ पहने हुए नहीं है। तो हमें इस तरह से ये स्थापित किया गया कि जो हमारे ऋषि थे वो तो साधु बाबा थे, उनको कुछ मालूम थोड़े था। तो अंग्रेजों ने स्थापित क्या किया कि भारत सपेरों का देश है, भारत साधुओं का देश है, भारत अज्ञानता का देश है।
तो ये स्थापना हमारे मस्तिष्क में इस तरह से कूट कूट कर भर दी गई, जिसके कारण हम अपनी चीजों पर गर्व करना हमने छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? 3 चीजों का नुकसान हुआ। जब मेरे से बच्चे पूछते हैं ना, जो भारतीय ज्ञान परंपरा पे कभी बात करती हूँ, पूछते हैं क्यों पढ़े भारतीय ज्ञान परंपरा, तो मैं 3 कारण उनको बताती हूँ कि 3 उसका जो प्रभाव पड़ा। एक तो हम अपना स्व भूल गए, जिसके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं यहाँ पर, कि हम अपना स्व भूल गए, अपना गौरव भूल गए, अपने जो हमारी विरासत थी उस पर अभिमान करना भूल गए। तो एक तो अपने आप को जानने के लिए कि भारतीयता क्या है, भारत क्या था। और मैं बच्चों आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, अब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं कहते कभी भारतीय ज्ञान परंपरा का, जब अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो हम उसे अब भारतीय नॉलेज सिस्टम कहते हैं। भारतीय है, उसको इंडिया में अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जब भी कभी बात करें, प्रयास ये करें इंडिया शब्द का प्रयोग छोड़ दें, प्रयास करें हर जगह जब भी अपने देश की बात करें तो केवल और केवल भारत की बात करें। भारत करेंगे तो आपको भ याद रहेगा, भारत करेंगे तो आपको 6 भ याद रहेंगे जो संस्कृति के आधार हैं। ठीक है, तो दूसरा एक तो स्व को जानना, और तीसरा सबसे बड़ी बात, मैं एक अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, इसके लिए आपको कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सुना है? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो मैं चूंकि अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ इसलिए आपको बताना चाहती हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी आपके पास जो है वो आपका अधिकार है। अभी अंग्रेजों ने क्या किया या विदेशियों ने क्या किया, हमारे ज्ञान को चुराया और उसको उपयोग करके अपने यहाँ, हमारी मानसिकता तो ऐसी हो गई ना कि हम वेस्ट को प्राथमिकता देते हैं। तो उन्होंने जो कहा, अभी कोई अंग्रेजी में लेख आ जाता तो हम कहते वाह बहुत अच्छा, पाश्चात्य ने भी, आप लोग वो लिखते हो ना जो अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कहते हैं अगर आपने किसी भारतीय विद्वान को कोट किया तो हाँ ठीक है, अगर किसी विदेशी पुस्तक वाले को लिख दिया ना तो कहते वाह वाह वाह, इसने तो पाश्चात्य पुस्तक भी पढ़ी है। ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा यानी आयुर्वेद में जैसे बहुत इस पे चर्चा हुई कि हमारी हल्दी का पेटेंट, हमारी नीम का पेटेंट, ये सब किसने करा लिया? ये सब करा लिया विदेशियों ने, विदेशी कंपनियों ने। तो जब आप अपने को नहीं जानोगे, अपनी संपदा को ही नहीं जानोगे, तो उस पर अधिकार तो दूसरे जताएंगे और नतीजा क्या होगा? अपने ही ज्ञान को प्रयोग करने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। उस प्रॉपर्टी राइट अगर उनका हुआ, उसका अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक अर्थशास्त्र की विद्यार्थी होने के नाते आप सबसे मेरा अनुरोध है, भारतीय प्रणाली, भारतीय चिंतन, भारतीय ज्ञान संपदा में वृद्धि, ये निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। समय बहुत हो चुका है, फिर कभी निश्चित रूप से मिलेंगे। बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद मैम। सत्र के बाद हमें ऐसा विश्वास है कि हम लोगों ने कुछ नया अवश्य जाना होगा, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अब सत्र समापन की ओर है। धन्यवाद ज्ञापन का समय। सर्वप्रथम आज की अध्यक्ष मैम को हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। मुख्य वक्ता जो हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे, अभी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद आभार देते हैं। प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव सर, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आभार। प्रोफेसर शिवलाल शर्मा सर, आपको भी हम धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर हिमांशु तिवारी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। साथ में हमारे निदेशक सर का विशेष आभार धन्यवाद, जो निरंतर हम सबको एक साथ जोड़े हुए हैं और हम लोगों को कार्य करने की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। के बाद जो हमारे शिक्षक साथी हैं अपने संस्थान के और जो संस्थान से बाहर अन्य संस्थानों से भी आए हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद। सारे विद्यार्थी, शोधार्थी और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। एक विशेष सूचना, शाम के सत्र में 3 बजे से कवि सम्मेलन होना है, तो आप सभी आमंत्रित हैं, समय से आ जाइएगा। अतिथियों से आग्रह की निदेशक कक्ष में भोजन के लिए इंतजार करें और आप सभी को पता है कि भोजन के लिए कहाँ जाना है। धन्यवाद। और अंत में डॉक्टर मोहिनी दयाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहिनी दयाल हमारे यहाँ हिंदी विभाग में है और पहली बार संचालन कर रही हैं, तो बहुत
बहुत घबरा रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं करो, करने से ही सीखेगा आदमी। तो हम सभी शिक्षकों को, बच्चों को सब प्रकार का अवसर यहाँ दिया जाता है। चलिए।